अभी तक जो हमने पढ़ा ये बेसिक जानकारी थी। अब हम बात करेंगे उस पार्ट की जिसकी एग्जाम हमसे डिमांड करता है, जिन चीज़ों को लेकर एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है और हमें डैमेज करने की कोशिश करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने हेडिंग लगाया हुआ है, उसी की हम बात करेंगे। पहला पॉइंट ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए कि अगर कोई ऐसी बात है जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, जो फैक्ट है, जो बात परमानेंट है, जिसे हम जनरल ट्रूथ बोलते हैं या उसे यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं, उन सारी बातों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है, किसी और टेंस में हम नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, तो ये एक फैक्ट है, साइंटिफिकली प्रूव्ड बात है, परमानेंट है, तो इस बात को मैं किसी और टेंस में नहीं कह सकता सिवाय प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अगर मैं आपसे कहूँ कि अर्थ, पृथ्वी हर चीज़ को नीचे की तरफ खींचती है, तो ये एक साइंटिफिकली प्रूव्ड बात है, फैक्ट है, परमानेंट है, जनरल ट्रूथ है, तो इस चीज़ को मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं बोल सकता हूँ, मैं इस चीज़ को फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं बोल सकता हूँ, इस चीज़ को मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलने का काम करूँगा। पॉइंट क्लियर हुआ? पहला पॉइंट क्या है, जनरल ट्रूथ क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, इसे समझने के लिए मैंने पहले ही 3 वर्ड बोले, साइंटिफिकली प्रूव्ड, फैक्ट और परमानेंट। कोई भी बात आपको लगती है फैक्ट है, परमानेंट है, साइंटिफिकली प्रूव्ड बात है, तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखने का काम करेंगे। हम सेंटेंस देखते हैं कुछ। पहला सेंटेंस लिखा है हमारे सामने, वाटर इज फ्रीजिंग एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इस सेंटेंस को आप अगर देख रहे हो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जमता है, तो ये तो एक फैक्ट है, परमानेंट बात है, साइंटिफिकली प्रूव्ड बात है, तो ये जनरल ट्रूथ में आएगा, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनना चाहिए। इज फ्रीजिंग नहीं होगा, वाटर के साथ फ्रीजेज होगा। उम्मीद करता हूँ बात को क्लियर कर पाए होंगे आप। सेकंड सेंटेंस लिखा है, द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट। अब ये बात फैक्ट है, जो आपके सामने लिखी है कि सन वेस्ट में छिपता है, ये बात फैक्ट है, साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है, परमानेंट भी है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, द सन सेट्स इन द वेस्ट होगा। द अर्थ इज पुलिंग नहीं हो सकता, द अर्थ पुल्स होगा। क्यों होगा, अभी मैंने ये बात समझाई आपको। हॉट गैसेस गोज अपवर्ड्स, जो गर्म गैसें हैं, गर्म हवाएं हैं, वो ऊपर की तरफ जाती हैं, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड बात है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। लेकिन हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हमें वर्ब भी प्लूरल चाहिए, गोज की जगह क्या होगा, गो होगा। द मून इज ऑर्बिटिंग नहीं हो सकता, ऑर्बिट्स होगा, क्योंकि ये फैक्ट है, परमानेंट बात है। प्लांट्स आर ग्रोइंग इन सॉइल, जो प्लांट्स हैं वो मिट्टी में उगते हैं, तो ये परमानेंट बात है, ये तो फैक्ट है। फैक्ट है तो आर ग्रोइंग नहीं होगा, ग्रो होगा, क्योंकि हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हमें वर्ब भी प्लूरल चाहिए, ग्रोज नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है आपको? अगला सेंटेंस लिखा है, प्लांट्स आर गिविंग अस ऑक्सीजन। तो प्लांट्स ऑक्सीजन हमें देते हैं, ये फैक्ट है, ये परमानेंट बात है, साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस में नहीं बन सकता है। प्लांट्स प्लूरल फॉर्म है, तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए, हमें गिव चाहिए। इतनी बात क्लियर हुई? अब एक इंटरेस्टिंग बात समझो, चीज़ों को रटना नहीं है कि हमने ये चीज़ें रट ली, जनरल ट्रूथ जहाँ होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेंस नाम की एक चीज़ होती है माइंड में, उसे लगाओ। माई प्लांट्स आर ग्रोइंग वेल, यहाँ बात मैं प्लांट्स की नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने प्लांट्स की कर रहा हूँ। माई प्लांट्स, ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये जनरल तो नहीं रही ना बात। जो मेरे प्लांट्स हैं वो अच्छे से उग रहे हैं, अब ये मेरे प्लांट्स को साइंटिफिकली प्रूव तो नहीं किया गया है ना। अगर मैं हाँ कहूँ आपसे कि प्लांट्स की मैं बात करूँ, प्लांट्स आर ग्रोइंग, फिर मैं वेल नहीं लगाऊं, वो उगते हैं, तो फिर मैं कहूँगा प्लांट्स ग्रो, ये साइंटिफिकली प्रूव बात है। लेकिन मेरे प्लांट अच्छे से उगते हैं, इसे कोई फैक्ट नहीं करके गया, इसे कोई प्रूव नहीं करके गया है, तो फिर ये सेंटेंस एक ऑब्जर्वेशन है, ये जनरल बात नहीं है। तो इस सेंटेंस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख लो या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिख लो, इसे कोई गलत नहीं कर सकता है। मैं इस बात को ये भी कह सकता हूँ, माई प्लांट्स ग्रो वेल, मेरे प्लांट्स जो हैं वो अच्छे से उगते हैं, मिट्टी बहुत अच्छी है यहाँ की। मैं ये भी कह सकता हूँ अच्छे से उग रहे हैं, मैं ये भी कह सकता हूँ अच्छे से उगेंगे, मुझे बिलीव है। इस बात को मैं किसी भी टेंस में लिख सकता हूँ, क्योंकि ये एक जनरल बात नहीं है, साइंटिफिकली प्रूव्ड बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ इस पॉइंट को क्लियर कर पाए होंगे। अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखो मेरे साथ अगर आप जुड़ोगे ना, कंप्लीट इंग्लिश अगर आपने कर ली, तो आप अपने आप इंग्लिश को ऐसे समझोगे कि अब इंग्लिश से डर नहीं लगता साहब, ये मेरा आपसे वादा है। अगला पॉइंट ये है, कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, क्वेश्चन अभी तक शायद ही बना हो इससे, कोई छोटे मोटे एग्जाम में बना होगा,
बनता नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, मतलब मैथ की कोई भी बात है, तो वो भी साइंटिफिकली प्रूव्ड है। उसी पॉइंट के साथ हम इसे जोड़कर देख सकते हैं, लेकिन मैंने अलग लिख दिया ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। उन सारी चीज़ों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखने का काम करते हैं, किसी और टेंस में नहीं लिखते हैं। जैसे 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं। अब आप ये भी कह सकते हो कि 2 और 2 जब यहाँ मिल गए तो यहाँ मेक्स क्यों लगता है। ये बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ेंगे हम, उससे पहले नहीं। जैसे सेंटेंस लिखा है 2 पैरेलल लाइंस, 2 जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं कभी भी, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। आर नेवर इंटरसेक्टिंग नहीं लिख सकते हम इसे, इंटरसेक्टेड भी नहीं लिख सकते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव्ड बात है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। डन। नेक्स्ट पॉइंट ये है, कोई भी फिलोसफिकल फैक्ट है, इससे भी क्वेश्चन नहीं बना है अभी तक, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। जो फिलोसफिकल फैक्ट है, फिलोसफिकल क्या होता है, ये बना है फिलोसॉफी से। फिलोसॉफी ऐसे बना है, फिलो से और सोफी से। फिलो मतलब होता है लव, सोफी मतलब होता है लाइफ। तो इसका मीनिंग क्या है आप समझ गए होंगे आप। और मैं एक और बात बताऊं आपको, मैं वोकेबलरी स्टार्ट करने वाला हूं और वो रूट वर्ड से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। बहुत जल्दी वीडियो डालूंगा मैं, डेली हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। कोई 40 to 50 वर्ड्स हर लेक्चर में पढ़ेंगे। 15-20 मिनट लगेंगे हमें इन सारे पढ़ने में, 15 से भी कम ही लगेंगे उम्मीद करता हूँ। तो अगर कोई ऐसी बात है जो फिलोसफिकल फैक्ट है, जैसे सेंटेंस है लव इज चेंजिंग अ पर्सन। अब देखो ये जनरल बात है, आप इसे छोड़ दो, आप उस बात को समझो कि बात जनरल है या नहीं है। लव एक पर्सन को चेंज करता है, तो किसी एक पर्सन की बात हुई है और लव की बात हुई है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं हुई है, किसी का नाम लेके हमने डिनोट नहीं किया है। जनरल बात को हमने यहाँ बात दोहराया है, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये ऐसा करता है। लव इज चेंजिंग नहीं, लव चेंजेस। लव चेंज कर देता है एक पर्सन को। इसी सेंटेंस को अगर मैं ये बोल दूं कि लव इज चेंजिंग हर, लव उसे चेंज कर रहा है, तो ये ऑब्जर्वेशन है, उसके लिए साइंटिफिकली प्रूव्ड बात नहीं है ये फिलोसफिकल फैक्ट नहीं है। फैक्ट तो सबके लिए होता है भाई, फैक्ट जो भी बात है वो तो सबके लिए होगी ना। 2 और 2 4 होते हैं, ये आपके लिए थोड़ी ना है, ये सबके लिए है, ये मेरे लिए थोड़ी ना है, सबके लिए। अगर ये उसके लिए हमने बात की है तो फिर हम इसमें आईएनजी लगा सकते हैं, ये सही है सेंटेंस। अब इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाओ या कॉन्टिन्यूस में बनाओ, किसी में बनाओ, सब में बनता चला जाएगा। लेकिन इस सेंटेंस को हम कॉन्टिन्यूस में नहीं बना सकते हैं, यहाँ चेंजेस हमें लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट बात ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नरेशन में आपको काम करेगी। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हम चीज़ें बोलते हैं, उसमें ये काम करेगी। अरे भाई, कोई भी प्रोवर्ब हो, कोई कोटेशन हो या कोई सेइंग हो, मतलब किसी महान आदमी की कोई बात कही गई है, कोई ऐसी बात है जो एक प्रोवर्ब के रूप में ली जाती है, एक कहावत है, उन सारी चीज़ों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखने का काम करते हैं। बड़े ध्यान से समझना इस पॉइंट को, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको एसएससी में पक्का देखने को मिल जाता है। जैसे एक बात है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये एक उन महान पर्सन की बात है जिन्होंने ये कही थी, तो आप इसे उनकी कोटेशन कह सकते हो या उनकी सेइंग कह सकते हो। तो इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाने का काम करेंगे, किसी और टेंस में बनाने का काम नहीं कर सकते। अगर सेंटेंस यहाँ आ जाए सैड, तो आप कहोगे सैड नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो एक कोटेशन है, ये तो एक सेइंग है। क्लियर? सुभाष चंद्र बोस सेज, तुम मुझे खून दो। हाँ, ये बात पुरानी है, पहले उन्होंने कही थी, बात पास्ट की है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसलिए कही गई क्योंकि अब ये कोटेशन या फिर सेइंग में आ चुकी है। ये कोई उनकी एक पर्सनल बात नहीं रही, ये जनरल हो चुकी है। उन्होंने कहा था दिल्ली चलो, तो कहा था पास्ट है, लेकिन वो एक नारा हो चुका है, वो एक फैक्ट बन चुका है, वो एक जनरल बात हो चुकी है, इसलिए हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ सेज होगा। वैसे ही जॉन कीट्स कहते हैं या कहते थे, कहा था उन्होंने कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। अब बात तो पास्ट की है, लेकिन वो जनरल हो चुकी है, सबके लिए बोलते हैं ना। हम अब ये नहीं बोलते हैं कि बस ये कीट्स के लिए थी, हम ये बोलते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। जनरल बात है, जनरल बात है, तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनना चाहिए। तो फिर यहाँ सेज होगा, सैड यहाँ भी नहीं हो सकता है। वैसे विलियम शेक्सपियर सेज ऑफ सैड व्हाट इज इन द नेम, नाम में क्या रखा है, तो ये इनके लिए नहीं है, सबके लिए ये बात बन चुकी है, जनरल हो चुका है, इसलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे, पास्ट में नहीं बना सकते।
उम्मीद करता हूँ ये क्यों ऐसा होता है इस बात को आप समझ गए होंगे। अब आप क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। ये जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट, इस पार्ट का एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आप कंफ्यूज होते हो इस चीज़ को लेकर। मैं बताता हूँ क्यों। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं कुछ जो हेयर और देयर से सेंटेंस को स्टार्ट किया जाता है, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लिखा जाता है। खासकर कमेंट्री में ऐसे क्वेश्चन बहुत बोलते हैं, ऐसी बातें बोलती हैं, हेयर गोज अनदर 6, तो सेंटेंस हेयर से स्टार्ट हुआ, एक्सक्लेमेटरी था, हमने इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने का काम किया। तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हेयर और देयर से स्टार्ट होते हैं, हम उन्हें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने का काम करते हैं। बस सुन लो, समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपके काम का नहीं है, एग्ज़ाम में कहीं भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी फिक्स्ड प्रोग्राम को जो नियर फ्यूचर में है, सपोज़ कल को मैं किसी से मिलने वाला हूँ, एक फिक्स्ड प्रोग्राम है, उसे बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का काम करते हैं। आपने रेलवे स्टेशन पर एक बात सुनी होगी अनाउंसमेंट होते हुए, द ट्रेन अराइव्स एट 5:20। अब ट्रेन आ रही है या आएगी, आती है तो नहीं है सेंटेंस में, लेकिन ये आगे आने वाले समय का, नियर फ्यूचर का एक फिक्स्ड प्रोग्राम है, इसलिए हमने इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलने का काम किया। आप न्यूज़पेपर रीड करते हो, उसमें बहुत सारी हेडलाइंस देखते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जबकि वहाँ होता है कि कल को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पीएम नरेंद्र मोदी मीट्स, जो भी लिखा हो, जिससे भी मिलने वाले हैं वो इससे मिलेंगे। अब मिलेंगे तो ये फ्यूचर में होना चाहिए, लेकिन एक फिक्स्ड प्रोग्राम होता है नियर फ्यूचर का, इसलिए हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो वहाँ मीट्स लिखा होता है, आप कंफ्यूज मत हुआ करो। एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है, मैं ये बात बता चुका हूँ आपको, लेकिन न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब दो क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, द सन रोज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। अब ये जो दोनों बातें लिखी हुई हैं कि ईस्ट में निकलता है और वेस्ट में छिपता है, ये दोनों फैक्ट हैं, साइंटिफिकली प्रूव्ड है, जनरल बात है, परमानेंट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। तो यहाँ राइजेज होना चाहिए और यहाँ सेट्स होना चाहिए। हर मदर टोल्ड, अब देखो टोल्ड तो पास्ट है, ये अलग क्लॉज है, बताया था उन्होंने ऐसा, तो ये अपनी जगह सही लिखा हो सकता है, दैट द सन। अब बच्चे देखते हैं, अगर ये पास्ट है तो इसे भी पास्ट कर दो। बात तो सही है कि पास्ट पास्ट को फॉलो करता है, लेकिन ये जो बात है, बात तो देखो क्या लिखी है, द सन इन द ईस्ट। अब यहाँ नीचे लिखा है राइज, रोज में से कुछ लगाना है, तो ईस्ट में निकलता है, ये बात परमानेंट है, तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट ही चाहिए, हमें सी ऑप्शन चाहिए, राइजेज, कोई और ऑप्शन नहीं लग सकता है। बच्चा गलती करके आता है कि ये पास्ट है तो यहाँ रोज होगा, वो रोज लगाता है और आगे निकल जाता है, लेकिन बात को देखो भी तो, लिखा हुआ क्या है। उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी बात को आप समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट होता है, नेक्स्ट टेंस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेंटेंस कैसे बनते हैं, इज एम आर के साथ हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, ज़्यादा इसमें टाइम बर्बाद करने की मैं नीड नहीं समझता हूँ। अफर्मेटिव कैसे बनते हैं, नेगेटिव में नोट लग जाता है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर लिख दो, इंटेरोगेटिव का फर्स्ट पार्ट बनता है जिसे हम क्लोज एंडेड बोलते हैं, ओपन एंडेड WH वर्ड बाहर लिख दो तो बनता है। इन सारी चीज़ों में मैं अब टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप खुद बना सकते हो घर पर बैठ के उन सारे सेंटेंसेस को जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए थे, प्रैक्टिस की थी। इसलिए मैंने एक टेंस में टाइम लेके आपको सिखा दिया, हर टेंस में वो सब मैं नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सब का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको सेंटेंस बनाने बैठा दूँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बात करूँगा सीधे उन पॉइंट्स की जिनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेरा मकसद ये है, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए। आप इंग्लिश में जो 2 नंबर लेके आते हो वो 2 नहीं आने चाहिए। अगर वहाँ बैंकिंग की बात कर रहे हो तो आपके 30 में से वो 22+ आने चाहिए, एक अंदर कॉन्फिडेंस आए। इंग्लिश की आप SSC में बात करते हो तो 50 में से वो 40+ होने चाहिए स्कोर आपका, तब आप 50 को देख पाओगे। मेरा एक ही मकसद है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम किसी एक लाइव एक्शन के लिए या पैरेलल एक्शन के लिए यूज़ करते हैं। अब इन दोनों को समझो, लाइव एक्शन क्या होता है और पैरेलल क्या होता है। ही इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर को रीड कर रहा है, मतलब अभी की बात कर रही है, नाउ। इसने अभी की बात की है कि अभी की बात कर रहा है, वो न्यूज़पेपर को रीड कर रहा है, नाउ, जस्ट नाउ। एक सेंटेंस है, ही इज़ परसुइंग BSc दीज डेज। अब ये एक पैरेलल एक्शन है। अब जो BSc है वो ऐसा तो नहीं है कि अभी कर रहा है, वो कोई काम है उठा के उसने करना शुरू कर दिया और कर रहा है, वो पिछले 2-3 साल से कर रहा है, 1 साल से 2 साल से कर रहा है इस बात को। तो ये एक्शन पैरेलल है।
तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बोलते हैं। कुछ और चीज़ें समझो इसकी। कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे नाउ, राइट नाउ, एट दिस टाइम, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, करंटली, प्रेजेंटली, दीज डेज, नाउ अ डेज। इस तरह के अगर आपको कीवर्ड्स देखने को मिलते हैं, वर्ड्स देखने को मिलते हैं सेंटेंस में, तो आप समझ जाना कि ये टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? जैसे सेंटेंस लिखा है, द पर्सन यू आर ट्राई टू कॉल करंटली स्पीकिंग टू समवन एल्स। अब यहाँ लिखा है करंटली स्पीकिंग, वो बात कर रहा है, और अगर ये बात कर रहा है तो आप इसे ट्राई कर रहे हो, तो ट्राई कर रहे हो तो सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हमने लिखा है इसे द पर्सन यू आर ट्राइंग, ऐसे ही बनता है कॉन्टिन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी। टू कॉल करंटली स्पीकिंग टू समवन एल्स। क्या सेंटेंस अब सही हो गया? ये सेंटेंस बैंकिंग के एग्जामिनेशन में, मतलब ये सेंटेंस नहीं था, इस तरह का सेंटेंस था, बड़ा सा सेंटेंस था, पैराग्राफ में सेंटेंस आते हैं आप जानते हो, हमसे पूछा गया है। अब इस सेंटेंस में क्या एरर है? चलो हमने इसे कॉन्टिन्यूअस बना दिया, ये भी कॉन्टिन्यूअस में लिखा है, अब इसमें एरर क्या है? एरर ध्यान से देखो, मैंने आपको क्लोज समझाया था, अलग से क्लासेस में पढ़ाया मैंने आपको, फ्रेज क्या है, क्लोज क्या है। द पर्सन यू आर, अब ये वाला क्लोज है ना, यहाँ से सब्जेक्ट तो हमारा यू है, यू आर ट्राइंग टू कॉल, इतनी बात इस क्लॉज में लिखी है। करंटली, करंटली आया एक तो ये आईएनजी इसलिए होना चाहिए क्योंकि करंटली वाले जितने भी होते हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनते हैं। स्पीकिंग, अब ये कौन है स्पीकिंग वाला? जो स्पीकिंग टू समवन एल्स, किसी और से बात कर रहा है, ये कौन कर रहा है? ये पर्सन ना। और अगर ये पर्सन कर रहा है तो ये आईएनजी फॉर्म लिखा है, तो इन दोनों के बीच का वर्ब कहाँ है भाई? इन दोनों के बीच का वर्ब भी तो चाहिए ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए, इज एम आर तो चाहिए ना, तो वो कहाँ है? पर्सन के साथ सिंगुलर है तो इज आना चाहिए, तो सेंटेंस सही क्या होगा? यहाँ इज भी लिखा जाएगा, तो सेंटेंस सही क्या होगा? द पर्सन यू आर ट्राइंग टू कॉल। अब ये इस पर्सन को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा है या किसे मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा है, ये मैं आपको क्लॉज में बता चुका हूँ, ये खुद आप चेक करो। ट्राइंग टू कॉल करंटली इज स्पीकिंग होगा या फिर इज करंटली स्पीकिंग होगा? तो इज यहाँ आना चाहिए, यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि करंटली एक एडवर्ब है, वो वर्ब से जस्ट पहले लिखा रहेगा, उसकी प्लेस हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो सही सेंटेंस होगा द पर्सन यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करंटली स्पीकिंग टू समवन एल्स। छोटी छोटी बातें मैं आपको पहले से सिखाता हुआ आ रहा हूँ पहली क्लास से। जो बच्चा मेरे साथ पहली क्लास से देख रहा है, जुड़ा हुआ है, उसे ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आगे तक समझने में कोई बात में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कहाँ से हमें डैमेज किया गया है अभी तक और कहाँ हमें किया जाएगा। आपके सामने कुछ वर्ब लिखे हैं, इन्हें वर्ब को याद करने का एक छोटा सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। TEA आप जानते हो क्या होता है? चाय, और 2 बार पीनी है आपको, पी और पी, ठीक है। आपके लिए हो सकता है ये हंसी वाली बात हो, ये क्या बात लिख दी, लेकिन याद करने के लिए हम कुछ भी करें, तरीका होता है, अपने अपने होते हैं, आप कुछ और भी बना सकते हो। TEA, टी मतलब चाय, पी 2 बार आना है, पी। T फॉर थिंकिंग प्रोसेस हम बोलते हैं, जिसे हम मेंटल एक्टिविटी के नाम से भी जान सकते हैं। E फॉर इमोशंस, A फॉर अपियरिंग, P फॉर परसेप्शन, P फॉर पोजेस। पोजेस मतलब होता है अधिकार, परसेप्शन मतलब होता है किसी चीज़ को देखने का नज़रिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपियरिंग किसी चीज़ का दिखना, इमोशंस आप जानते हो, थिंकिंग भी आप जानते हो। जो थिंकिंग प्रोसेस वाले वर्ब्स हैं, इमोशंस वाले वर्ब्स हैं, अपियरिंग वाले वर्ब्स हैं, परसेप्शन वाले वर्ब्स हैं, पोसेशन वाले वर्ब्स हैं, अधिकार दिखाने वाले वर्ब्स हैं, इन सब में हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं। क्लियर? कौन कौन से वर्ब्स हैं? थिंकिंग वाले जो वर्ब्स हैं, जैसे थिंक, इसमें थिंकिंग प्रोसेस होता है, मेंटल एक्टिविटी होती है, तो ये वर्ब होगा। सपोज में भी होता है, बिलीव, अग्री, कंसीडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, बैलेंस, मैटर, इक्वल। कोई भी वर्ब इनमें से देखोगे आप, सब में कहीं ना कहीं हमारी मेंटल एक्टिविटी लगती है। बिलीव, आप बिलीव करते हो तो एक थिंकिंग प्रोसेस है ना, एक मेंटल एक्टिविटी है, आपका दिमाग बिलीव कराता है। अब आप कहोगे नहीं हम तो दिल से विश्वास करते हैं, तो फिर आपको किसी लव गुरु पर जाना पड़ेगा, मेरे पास इसका इलाज नहीं है, इसमें मेंटल एक्टिविटी होती है। एग्री हम करते हैं तो हमारी मेंटल एक्टिविटी होती है, कंसीडर करते हैं किसी चीज़ को, मेंटल एक्टिविटी होती है, सारी चीज़ों में हमारी मेंटल एक्टिविटी होती है। मैं सारी चीज़ों को रिपीट करके आपको बोर नहीं करना चाहता। इमोशंस वाले वर्ब, जैसे किसी चीज़ को हमारा चाहना, हमारी डिज़ायर, लाइक करना, हेट करना, लव करना, ये सब इमोशंस हैं हमारे। तो वांट, विश, डिज़ायर, फील, लाइक, हेट, होप करना, उम्मीद करना हमारा एक इमोशन है। रिफ्यूज़ करना, मना कर देना, प्रीफर करना,
रिस्पेक्ट करना, ये सारे इमोशंस वाले वर्ब्स हैं। दिखने के लिए अपीयर, लुक, लुक में फ़र्क होता है, लुक में, सी में, दोनों में फ़र्क है, वॉच में भी फ़र्क है। सी मतलब जनरली देखना कुछ, सपोज़ आप सामने की तरफ देख रहे हो, आपको कोई बाइक निकली आपके सामने से वो भी दिखी, कोई साइकिल वाला निकला वो भी दिखी, साइकिल वाली निकली वो भी दिखी आपको, तो ये है सी। लेकिन आप किसी एक पर्सन को देख रहे हो, बस उसी को देख रहे हो, कोई और नहीं दिख रहा, ध्यान से देख रहे हो, तो हम उसे लुक बोलते हैं। जैसे आप वाइट बोर्ड पर देखते हो, ब्लैक बोर्ड पर देखते हो, तो हम उसे लुक बोलते हैं। आप टीवी देख रहे हो, कहीं लड़ाई चल रही है उसे देख रहे हो, मतलब एंटरटेनिंग वाली चीज़ें देख रहे हो, वहाँ वॉच लगता है। सी मतलब होता है दिखना। परसेप्शन के लिए जैसे सी हम देखते हैं तो हमारा एक परसेप्शन है देखने का, सुनने का, स्मेल करने का, नोटिस करने का, रिकॉग्नाइज करने का, टेस्ट करने का, टच करने का, ये सब परसेप्शन है हमारे। अधिकार दिखाने के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं, ओन, पोसेस, बिलोंग टू, कंटेन, कंसिस्ट ऑफ। इस हैव से हम मिलेंगे अभी एक अलग तरीके से, इस हैव से अलग तरीके से हम मिलेंगे, इस स्मेल से अलग तरीके से मिलेंगे, हियर से अलग तरीके से मिलेंगे, टेस्ट से हम अलग तरीके से मिलेंगे, और हम थिंक से अलग तरीके से मिलेंगे, और हम फील से अलग तरीके से मिलेंगे। अलग तरीके का मतलब अभी समझाऊंगा मैं आपको, ये कंप्लीट करेंगे हम आज। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन बनता है, हर एग्ज़ाम में बनता है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की बात कर रहे हो, किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। क्योंकि पहले बैंकिंग में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं बनते थे, लेकिन जब से ये हुआ है ना कि एक क्वेश्चन में आपको 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, फिर आपसे पूछा जाता है बताइए इनमें सही कौन सा है, तो अब 4 गलत हैं, 4 गलत डालने के लिए उन्हें सारी चीज़ें उठानी पड़ती हैं। तो अब हर तरीके से ग्रामर फंसी हुई है बैंकिंग एग्जामिनेशन में। रीडिंग तो है ही, रीडिंग वाला पार्ट, ग्रामर भी पूरी तरह से भरी पड़ी है। तो इन सारे जो वर्ब्स हैं, ये सारे वर्ब्स, इन सब में हम आईएनजी नहीं लगा सकते हैं। किस तरीके से नहीं लगा सकते हैं, सेंटेंस देखते हैं। आइए, पहला सेंटेंस लिखा है सी इज सीमिंग अनहैप्पी टुडे। सीम में मैंने आपको बताया ये अपीयरिंग वाला एक वर्ब है, हम इसमें आईएनजी नहीं लगा सकते हैं। आईएनजी अगर नहीं लगा सकते हैं तो हमें क्या करना है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसने बताया मुझे प्रेजेंट है, अगर यहाँ वॉज होता तो ये कहता है पास्ट है, तो हमें कॉन्टिन्यूअस से एक स्टेप पीछे जाना है, मतलब इंडेफिनिट में तैयार करना है। तो इस सीमिंग की जगह होगा यहाँ सीम्स। सी सीम्स अनहैप्पी टुडे। इट इज़ नॉट मैटरिंग टू मी। मैटर एक थिंकिंग प्रोसेस वाला वर्ब है या मेंटल प्रोसेस वाला वर्ब है, तो यहाँ मैटरिंग नहीं हो सकता, इज नहीं हो सकता। सेंटेंस सही क्या होगा फिर, इट डजंट या डज नॉट मैटर टू मी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था तो मैंने इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दिया है। वॉज होता तो मैं इसे डिड के साथ यूज़ करता। दे आर वांटिंग, वांट एक इमोशन वाला वर्ब है, तो हम इसके साथ भी आईएनजी नहीं लगा सकते, दे वांट होगा। ही वर्क्स हार्ड, आई एम नोटिसिंग हिम। नोटिस में हम आईएनजी का यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ नोटिस होगा। सी इज प्रेफरिंग कॉफ़ी दैन टी, तो प्रेफर में हम आईएनजी नहीं लगा सकते, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे, सी प्रेफर्स होगा। और एक और बात याद रखें, प्रेफर के साथ दैन का यूज़ नहीं करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। अच्छा, क्यों करते हैं इस बात की बात हम करेंगे प्रपोजिशन के चैप्टर में, ज़रूर करेंगे, क्योंकि इसका एक अलग ही पॉइंट आएगा आपके सामने। आई एम नॉट रिकॉग्नाइजिंग यू डियर, तो रिकॉग्नाइजिंग नहीं हो सकता है, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बनना चाहिए। आई डोंट रिकॉग्नाइज यू डियर, ठीक है, आगे लिख लेना आप इसे। द क्वेश्चंस आर अपीयरिंग, अपीयर में आईएनजी का यूज़ नहीं हो सकता है, तो क्वेश्चंस हमारा प्लूरल फॉर्म है तो वर्ब प्लूरल चाहिए, तो अपीयर होगा। द बॉक्स इज़ कंटेनिंग, कंटेन में आईएनजी का यूज़ नहीं कर सकते हैं हम। कंटेन हमने लिखा है, नहीं लिखा है, लिखा है कंटेन। कंटेन में हम आईएनजी का यूज़ नहीं कर सकते हैं। सेंटेंस में क्या होगा, दिस बॉक्स सिंगुलर है तो यहाँ कंटेन्स होगा। उम्मीद करता हूँ बातों को समझ पाए होंगे आप। अब आपका काम ये है, आप इन सारे वर्ब्स पे ना कोई सेंटेंस बनाओ, चाहे आप एक छोटा सा सेंटेंस बनाओ, जैसे आई एम नॉट सपोजिंग, आई एम सपोजिंग, आई एम बिलीविंग हर, आई एम नॉट बिलीविंग हिम, वट एवर। आप एग्री के साथ सबके साथ आईएनजी लिखो, तो ये सारे वर्ब्स अपने आप याद हो जाएंगे। आप 2 पेपर लगेंगे, आपके 3 पेपर लगेंगे, आप अपने नोटबुक में छोटे छोटे सेंटेंसेस आप बनाओ, बनाने के बाद उन सबको काट काट के इंडेफिनिट बनाओ, अपने आप सारे वर्ब्स याद हो जाएंगे आपको। चलिए हम आगे चलते हैं। एक
मैंने अभी बताया था आपको कि हम उन कुछ वर्ब्स मैंने अंडरलाइन की थी, उन सारी वर्ब्स से हम अलग तरीके से मिलेंगे। वो वर्ब्स, पहला वर्ब है हमारे सामने टेस्ट। टेस्ट के अलग अलग तरीक़ों से हम यूज़ करते हैं उन सारे वर्ब्स को जो मैं अंडरलाइन करके आया, मतलब उनके दो मीनिंग निकलते हैं कहीं ना कहीं। पहला लिखा है दीज ग्रेप्स आर टेस्टिंग सो, तो यहाँ टेस्ट का मीनिंग जो निकल रहा है वो है स्वाद से, कि इन ग्रेप्स का जो टेस्ट है वो सौर है, खट्टा है। समझ में आ रही है बात? अगले सेंटेंस को अगर आप देखोगे, सी इज टेस्टिंग अ सूप टू नो इफ इट नीड्स मोर सॉल्ट। उसने सूप को टेस्ट किया ये जानने के लिए कि इसमें नमक कितना है, इसमें और नमक की ज़रूरत तो नहीं है। तो यहाँ उसने टेस्ट का यूज़ किस तरीके से किया है, किसी पर्टिकुलर चीज़ को टेस्ट करने के लिए, वो चेक करने के लिए। तो यहाँ इस टेस्ट का मतलब चेक करना है किसी चीज़ को, वहाँ टेस्ट का मतलब है उन ग्रेप्स का, पर्टिकुलर उन ग्रेप्स का टेस्ट। यहाँ मतलब है स्वाद से, यहाँ मतलब है किसी चीज़ को चेक करने से, कि आप चेक कर रहे हो। फ़र्क समझो, छोटा सा फ़र्क है, दिक्कत हो सकती है समझने के लिए, लेकिन समझने की कोशिश करो कि एक जगह तो उनका स्वाद ऐसा है और एक जगह हम उस स्वाद को जानबूझ के चेक कर रहे हैं कि इसमें कोई कमी तो नहीं है। यहाँ हम टेस्ट कर रहे हैं, उसे चेक कर रहे हैं। क्लियर हुआ? अगला वर्ब है थिंक, और इससे क्वेश्चन एसएससी और बैंकिंग दोनों ने पूछे हैं, अलग अलग एग्जामिनेशंस में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है ये। इसके लिए एक छोटा सा तरीका है, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ध्यान से समझो। आई एम थिंकिंग यू आर राइट, सेंटेंस में थिंक में हम आईएनजी नहीं लगा सकते हैं, सेंटेंस होगा आई थिंक यू आर राइट और यू आर रॉन्ग, वट एवर। आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू अमेरिका, अब सेंटेंस सही है, थिंक में आईएनजी लग सकता है। क्यों लग सकता है? क्योंकि थिंक के साथ ऑफ लिखा हुआ है। जब हम थिंक के साथ ऑफ लगाते हैं तो थिंक ऑफ का मीनिंग हो जाता है, इस थिंक ऑफ का मीनिंग हो जाता है थिंक अबाउट, के बारे में सोचना। जो भी आप कोई भी चीज़ लिख रहे हो, जैसे आई एम थिंकिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, तो जब भी हम थिंक ऑफ का यूज़ करते हैं तो उसका मतलब थिंक से नहीं रह जाता है, केवल सोचने से नहीं रह जाता है, किसी के बारे में सोचना, मतलब किसी आइडिया को कंसीडर करना, कंसीडर द आइडिया ऑफ, उसके आइडिया को कंसीडर करना। तो आपको याद कैसे रखना है कि कब हम आईएनजी लगाएंगे कब नहीं लगाएंगे, उसके लिए आप ये जान लो, अगर थिंक के साथ ऑफ लिखा होगा तो थिंक में आईएनजी लग सकता है, थिंक में ऑफ नहीं लिखा होगा तो थिंक में आईएनजी नहीं लग सकता। दैट्स इट। आपको क्वेश्चन करने से मतलब है। अगर आपको वहाँ याद नहीं आता है कि हम कहाँ लगा सकते हैं, तो इतना याद आएगा आपको, थिंक के साथ ऑफ है तो आईएनजी लग सकता है, थिंक के साथ ऑफ नहीं है तो नहीं लग सकता है। बात खत्म, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हैव। ये हैव लिखा है, अगर आप छोटे होने की वजह से नहीं देख पा रहे हो। हैव के दो मीनिंग होते हैं, एक तो पॉसेस, पॉसेस मतलब अधिकार दिखाना, जैसे मेरे पास आई हैव अ पेन, मैं एक पेन रखता हूँ, मेरे पास एक पेन है, तो ये रखने की बात हो गई, दिखाने की बात होगी अधिकार को। दूसरा होता है इसका मीनिंग खाना, टू ईट, जैसे ही इज़ हैविंग लंच, वो लंच कर रहा है, वो लंच ले रहा है। बात समझ में आ रही है? तो जब इसका मीनिंग ईट होगा तब इसमें आईएनजी लग सकता है, जब इसका मीनिंग पॉसेस होगा तब इसमें आईएनजी नहीं लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग अ कार, अब यहाँ हैव का मीनिंग खाना तो नहीं है, अगर इसका मीनिंग खाना है तो फिर कार खानी पड़ेगी, है ना। तो आई एम हैविंग यहाँ कार से रिलेटेड है, तो इसका मतलब है पॉसेस, पॉसेस है तो आईएनजी नहीं लग सकता है, तो आई हैव अ कार होगा। डन। ही इज़ हैविंग लंच, अब यहाँ लंच की बात कर रहा है, वो लंच रखता है, तो सेंटेंस आप कहो ही हैज़ लंच, ही हैज़ माई लंच, मेरा लंच उसके पास है, ये भी सेंटेंस सही है। ऐसा नहीं है कि आईएनजी ही लगेगा, मैंने ये नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूँ आईएनजी लग सकता है। सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बन सकता है वो, कि ही हैज़ माई लंच, मेरा लंच उसके पास है, वो मेरा लंच रखता है, ये भी हो सकता है। ही इज़ हैविंग लंच, वो लंच कर रहा है या मतलब खाने से है, ये सेंटेंस भी सही है। बात क्लियर हुई? अगला वर्ब है हमारे पास फील। फील के भी दो तरीके से हम मीनिंग निकालते हैं, एक तो जनरल सेंस में फील करना, महसूस करना, दूसरा होता है हेल्थ रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि गर्मियों के दिनों में मुझे ठंड लग रही है, तो मैं हेल्थ की बात कर रहा हूँ ना। मैं कहूँ कि जनवरी के महीने में, दिसंबर के महीने में ठंड लग रही है, तो मैं जनरली बात कर रहा हूँ। लेकिन गर्मियों के दिनों में मुझे ठंड लग रही है, इसका मतलब मैं अपनी हेल्थ से बात कर रहा हूँ, हेल्थ की बात कर रहा हूँ, फील से दिखाना चाहता हूँ। सेंटेंस आई एम फीलिंग, आई फील कोल्ड इन दिसंबर, अब दिसंबर में मैं कोल्ड कर रहा हूँ, तो ये जनरल बात हुई, जनरल बात हुई, तो हम कहेंगे कि यहाँ आईएनजी नहीं लग सकता है, इसमें आई फील कोल्ड होगा।
ये जनरल सी बात हुई। अगर मैं कहूँ आई एम फीलिंग कोल्ड नाउ, आई मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। अब यहाँ एक तो नाउ लिखा है, नाउ मैंने बताया था कीवर्ड्स में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लगता है। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि फील में आईएनजी नहीं लगा सकते हैं। नाउ हमसे कह रहा है आईएनजी लगाओ, फील कह रहा है आईएनजी नहीं लगाने दूंगा। तो अब क्या करें हम? अब हम ये करेंगे कि हम फील को यहाँ से हटाएंगे, फीलिंग को सही करेंगे, क्योंकि इस फील का मतलब जनरल सेंस में नहीं रह गया है। वो ये कहना चाहता है आई एम फीलिंग कोल्ड नाउ, मैं अब ठंडा सा महसूस कर रहा हूँ, मुझे ठंड लग रही है। ये ठंड वो है जो बुखार में ठंड लगती है, मुझे वो ठंड लग रही है, मुझे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बात समझ पाए हो? बहुत छोटे छोटे से दोनों में फ़र्क है, लेकिन उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। एक और सेंटेंस देखो, डॉक्टर इज़ फीलिंग द पल्स ऑफ पेशेंट राइट नाउ। अब इस राइट नाउ ने मुझसे कहा ये आईएनजी फॉर्म लगना चाहिए, फील ने कहा नहीं लगना चाहिए। लेकिन इस फील का मतलब क्या जनरल सेंस में है, क्या महसूस करना है? जो डॉक्टर है वो हेल्थ रिलेटेड ही तो हाथ पकड़ के देख रहा है ना इस बुखार है या नहीं है। तो जब भी इसका फील का मीनिंग हेल्थ से रिलेशन रखेगा तब हम इसमें आईएनजी का यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं यही करेंगे, कर और हो कुछ भी सकता है, लेकिन इसका यूज़ भी हो सकता है। लेकिन जब जनरल सेंस की हम बात करेंगे तो आईएनजी का यूज़ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट वर्ब इज स्मेल। स्मेल दो तरीके से यूज़ किया जाता है, एक गुड सेंस में, एक बैड सेंस में। अगर ये गुड सेंस में यूज़ किया गया है तो हम इसमें आईएनजी का यूज़ नहीं कर सकते हैं, और अगर ये बैड सेंस में यूज़ किया गया है तो हम इसमें आईएनजी का यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश भी बड़ी कमाल चीज़ है ना, मतलब आईएनजी भी फ़र्क देख रहा है। अगर अच्छा सेंस है तो आईएनजी नहीं लगने दूंगा, बुरा सेंस है तो लगने दूंगा। जैसे सेंटेंस है द रोज स्मेल्स और इज स्मेलिंग स्वीट। सेंटेंस में सेंस पॉजिटिव है, गुड सेंस है, तो हम आईएनजी का यूज़ नहीं कर सकते हैं, सेंटेंस होगा स्मेल्स, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। द परफ्यूम स्मेल्स और इज स्मेलिंग ऑफुल एट दिस टाइम। अब यहाँ लिखा है एट दिस टाइम, तो इसने मुझसे कहा कि आईएनजी ही होना चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही होना चाहिए। कीवर्ड तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरफ इंडिकेट करता है। स्मेल में हम आईएनजी लगा सकते हैं क्या जब ऑफुल दिया हो, क्योंकि सेंस नेगेटिव है, बैड सेंस है तो हम लगा सकते हैं। तो सेंटेंस में स्मेल्स नहीं होगा, स्मेलिंग होगा। अच्छा, अगर इस सेंटेंस में ये एट दिस टाइम को हटा दिया जाए थोड़ी देर के लिए तो फिर क्या लग सकता है? द परफ्यूम स्मेल्स और इज स्मेलिंग ऑफुल। तो फिर दोनों रख सकते हैं कि परफ्यूम ये ऑफुल करता है भी हो सकता है, कर रहा है भी हो सकता है, फिर हमें दोनों सही करने पड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है द डिश स्मेल्स और इज स्मेलिंग नाइस। सेंस गुड है हमारा, और सेंस अगर गुड है तो हम आईएनजी का यूज़ नहीं कर सकते हैं, सेंटेंस होगा द डिश स्मेल्स नाइस। नेक्स्ट वर्ब इज हियर। हियर के दो मीनिंग होते हैं, एक सुनना, दूसरा सुनवाई जो कोर्ट में होती है, जिसे हम ट्रायल बोलते हैं। अगर इसका मीनिंग सुनना है, जनरली सुनना है, तो हम आईएनजी यूज़ नहीं कर सकते हैं, और इसका मीनिंग अगर सुनवाई है तो हम आईएनजी का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द जज हियर्स और इज हियरिंग द आर्ग्यूमेंट्स इन द कोर्ट। अब जो जज हैं वो कोर्ट में आर्ग्यूमेंट सुनवाई करते हैं, तो यहाँ सुनना तो नहीं है, सुनवाई है। अब सुनवाई करते हैं ये भी बात सही है, सुनवाई कर रहे हैं ये भी बात सही है, तो यहाँ आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। ऐसा नहीं होगा कभी भी दोनों ऑप्शन आ जाएं इस कंडीशन में। इस कंडीशन में दोनों ऑप्शन आ सकते हैं, फिर आपको चूज़ करना पड़ेगा कौन सा ठीक है। द जज हियर्स और इज हियरिंग द आर्ग्यूमेंट्स एट दिस टाइम। एट दिस टाइम एक कीवर्ड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तो हम आईएनजी का यूज़ करेंगे, और हियर में आईएनजी लग सकता है क्योंकि अब बात हम सुनवाई की कर रहे हैं। क्लियर हुआ? वी आर हियरिंग नॉइस इन द क्लास और हियर। अब बताइए आर हियरिंग होगा या हियर होगा? यहाँ बात हुई है सुनने की, और सुनने में हम आईएनजी नहीं लगा सकते हैं, तो सेंटेंस होगा वी हियर नॉइस इन दिस क्लास। उम्मीद करता हूँ बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो जाता है। इससे अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनसे अभी तक डैमेज किया गया है हमें, या डैमेज आगे चलकर किया जा सकता है। इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस के बाद बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, कि इससे किस तरीके से क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं और एग्जामिनर हमें कहाँ डैमेज कर सकता है इस टेंस को लेकर। अगर हम बात करें एकेडमिक लेवल की ट्रांसलेशन के हिसाब से, तो हम ये कहेंगे कि एक ऐसा एक्शन जो रिसेंटली कंप्लीट हुआ है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाने का काम करते हैं। ये हैज़ हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से बनता है। अब वहाँ ना तो हमें ये पता लगने वाला है कि ये काम अभी हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ हिंदी लिख कर नहीं आएगी। दूसरी बात, अगर उसे क्वेश्चन तैयार करना ही होगा प्रेजेंट परफेक्ट से, तो वो हैज़ और हैव लिख कर नहीं देगा हमें,
वो हमें फिल इन द ब्लैंक्स में देगा, नीचे ऑप्शन देगा, बताइए इसमें से क्या आएगा। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हमें हिंदी नहीं देखने को मिलेगी, हमें ये पता नहीं लगने वाला है कि ये काम अभी हुआ है या नहीं हुआ है, तो हमें एक अलग लेवल पर पढ़ना होगा। उसके लिए हमें हेल्प करेंगे कीवर्ड्स, जैसे मैंने आपको पहले भी टेंस में बताया, जैसे कॉन्टिन्यूअस में बताया था मैंने आपको, कौन कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जो अगर सेंटेंस में लिखे जाएं तो प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। अगर मैं हिंदी के मीनिंग की बात करूं तो एक ऐसा वर्ड है अभी तक या अब तक। अगर मैं आपसे कहूं मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा हूं, मैं अभी की बात कर रहा हूं, कोई ऐसा काम जो अभी खत्म हुआ है। इंग्लिश में लिखा हो चाहे, उसमें अगर कोई वर्ड लिखा है अभी तक, जिसका मीनिंग है अभी तक, ऐसा वर्ड लिखा है, तो मुझे आइडेंटिफाई करता है वो चीज़ कि ये अभी काम कंप्लीट हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। वो कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे सोफार, सोफार का मतलब है अब तक, जैसे बाय नाउ अब तक, अप टिल नाउ अभी तक, बाय दिस टाइम इस टाइम तक, बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम टाइम के इस पॉइंट तक, रिसेंटली अभी अभी, लेटली रिसेंटली का ही मीनिंग है, यट अभी तक, यट का मीनिंग है अभी तक, नॉट अब तक, इसका मीनिंग है अभी तक, और इसे हम एज यट भी देखते हैं लिखा हुआ, सेंटेंस में पूछा गया है एसएससी में। जस्ट, जस्ट मतलब अभी अभी, ऑलरेडी पहले ही। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, अगर ये कहीं सेंटेंस में लिखे हैं तो फिर हमें उसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना पड़ेगा। एक और बात, मैं इन दोनों वर्ड्स को अलग से बताता हूं आपको, ये दोनों एडवर्ब हैं, और ये दोनों ऐसे एडवर्ब हैं जो वर्ब से जस्ट पहले लिखे जाएंगे। आप इस बात को नोट कर लें, ये वर्ब से जस्ट पहले लिखे जाएंगे। मैं किसी और कलर से कर देता हूँ, ये वर्ब से जस्ट पहले लिखे जाते हैं। इनकी पोजीशन वर्ब से जस्ट पहले होनी चाहिए, इधर उधर नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं इस तरह के, अभी हम सेंटेंस भी पढ़ेंगे। और कुछ ज़्यादा है नहीं इस टेंस में, बस आपको यही समझना है कि अगर ये कीवर्ड्स लिखे हैं तो वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इससे। एक सेंटेंस लिखा है सीता हैज़ फिनिश्ड 5 चैप्टर्स बाय नाउ। अब यहाँ बाय नाउ होने की वजह से हमने हैज़ फिनिश्ड लिखा, इसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाने का काम किया। अगर मैं यहाँ से इस हैज़ को हटा लूँ, मैं कहूँ आपसे सीता फिनिश्ड 5 चैप्टर्स बाय नाउ, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि बाय नाउ ने मुझे बताया ये अब तक की बात हुई है, और अब तक की बात हुई है तो रिसेंटली किसी काम की बात हुई है, और रिसेंटली बात हुई है तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए हमें। बात समझ में आ रही है? यहाँ हिंदी नहीं लिखी है, और ना वो आपको हैज़ लिख कर देने वाला है, वो यहाँ बाय नाउ जैसा कोई वर्ड देगा, ये हमें क्लू देगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो यहाँ हैज़ आना चाहिए। ही हैज़ फिनिश्ड 5 चैप्टर्स सो फार, हमें एक वर्ड मिला यहाँ पर। इट हैज़ जस्ट, अब देखो ये जस्ट आया तो मैंने इसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाने का काम किया, इसके साथ मैंने थर्ड फॉर्म वर्ब का यूज़ किया। एक ये बात याद रखना कि हम हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे इसमें। ये मैं आपको पहले चार्ट में बता चुका हूँ, बार बार बताने की वैसे नीड है नहीं। जस्ट को अगर मैं उठाकर इधर लिख दूं, कहीं सेंटेंस लिख दूं, इट हैज़ स्ट्रक 10 जस्ट, तो क्या सेंटेंस सही होगा? आप कहेंगे नहीं होगा, क्योंकि आप ही ने तो बताया जस्ट ऑलरेडी वर्ब से जस्ट पहले लिखे जाते हैं, तो ये वर्ब से जस्ट पहले होना चाहिए। पॉइंट क्लियर है? बैंकिंग वालों के लिए खासकर ये पॉइंट है, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है इस तरीके का। आगे ही हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड, अब यहाँ ऑलरेडी लिखा है तो मैंने इसे हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म के साथ बनाया, प्रेजेंट परफेक्ट तैयार किया। ऑलरेडी को मैंने वर्ब से जस्ट पहले लिखा। सेंटेंस अगर लिखा हुआ आ जाए ही हैज़ कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट ऑलरेडी, बोलने में ठीक लगेगा लेकिन ऑलरेडी वर्ब के जस्ट पहले आना चाहिए। यट सेंटेंस में मैंने आपको बताया यट का मीनिंग होता है अभी तक, तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा क्योंकि कीवर्ड में मैंने लिखा है इसे। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, एसएससी वाले बच्चे, IBACIO वाले बच्चे, NDA वाले बच्चे खासकर ध्यान दें इस पॉइंट को कि ये सेंटेंस नेगेटिव भी होना चाहिए। बैंकिंग में तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है इससे, एसएससी में हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इससे कि यट सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट के फॉर्म में तो होगा ही होगा यट वाला सेंटेंस, वो सेंटेंस नेगेटिव भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये भी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर मैं सेंटेंस बोलता हूँ मैंने अभी तक खाना खाया है, तो ये बात समझ में नहीं आ रही। अगर इसका मीनिंग हो अब तक, मैं यहाँ बाय नाउ बोलूँ, सो फार बोलूँ, तो समझ में आता है मैंने अब तक खाना खाया है, कि मैं पिछले आधे घंटे से खाया तो मैंने अब तक खाया है। मैं आपसे बोलूँ अभी तक खाना खाया है, तो बात समझ नहीं आ रही है, ठीक नहीं लग रहा है वैसे बोलने में। मैं आपसे बोलूँ मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, मैं खा रहा हूँ, अभी तक नहीं खाया है, तो अभी तक के साथ सेंस में नहीं को लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सेंटेंस सही नहीं हो रहा है पॉजिटिव, कि मैंने अभी तक खाना खाया है। अब तक बोलूं तो बात समझ में आती है, यट का मीनिंग अब तक नहीं होता है, अभी तक होता है, इसलिए मैंने इस बात को जोर देकर आपको समझाया।
तो ये नेगेटिव क्यों होगा, ये बात आपको समझ में आई। एक सेंटेंस लिखा है, ये सेंटेंस छोटा सा सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस अक्सर एसएससी ने फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे हैं। आई हैव ईटन, अब इस हैव ईटन की जगह ऑप्शन लिखे हैं नीचे, एट, डिड नॉट ईट, डू नॉट ईट, हैव नॉट ईटन। तो आप कहोगे यट लिखा है। एक और बात, सेंटेंस यट जो है ना सेंटेंस के एंड में ही लिखा जाता है। अगर कहीं सेंटेंस के बीच में लिखा जाएगा तो फिर अगली क्लॉज भी जुड़कर आएगी। मैं कंजंक्शन के चैप्टर में इसे और डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ यट लिखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। दूसरी बात, ये सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन ऑप्शन डी में है, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। प्रेजेंट परफेक्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। बातें और भी हैं इसके अंदर, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्ज़ाम हमसे डिमांड करता है वो इतना ही पार्ट है। मैं आपका टाइम बर्बाद करने की किसी भी तरह की नीड नहीं समझता हूँ। और आप लोगों से एक बात भी कहनी है यार, आप लोग एक कसम खाए हुए हो कि वीडियो शेयर नहीं करेंगे। जितने लोग वीडियो को देखते हो दूसरों लोगों तक पहुँचाओ। मैं यूट्यूब पर नया हूँ, लोगों को पहुँचाओगे तभी तो मेरे अंदर एक एनर्जी आएगी कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ तो लोग देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं लोग। और सब कौन शेयर करेगा? आप ही करोगे, रिहाना तो करेगी नहीं मेरी वीडियो को ट्वीट, तो आप ही करोगे यार, आप ही कर दो शेयर इधर उधर कुछ। चलिए आगे हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे। एक टेंस मैंने छोड़ दिया है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को एक साथ समझाऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन हर साल हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं पूछा जाता है किसी ना किसी तरीके से, उसे हम अलग से समझाएंगे। तो मैंने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को सबके छोड़ दिया, एक साथ हम समझेंगे। अब हम मूव करते हैं पास्ट पर, पास्ट इंडेफिनिट पर। छोटी छोटी बातें हैं। मैं पास्ट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, ये तीनों बहुत थोड़े से समय में कंप्लीट कर देता हूँ क्लास में भी, और आपको भी कर दूंगा। लेकिन ये मेरा आपसे वादा है, इससे अलग एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जब हम प्रैक्टिस करेंगे, हम टेंस के कम से कम 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ मैं कराऊंगा, कुछ आपको PDF दूंगा, मिलकर करेंगे, जिससे एक भी क्वेश्चन हमसे बच ना पाए। पास्ट इंडेफिनिट की हम जब बात करते हैं तो एक ऐसा टाइम जो पास्ट स्पेसिफिक है, जैसे मैं आपसे बोलूँ यस्टरडे, तो एक स्पेसिफिक टाइम है पास्ट का। लास्ट वीक मैं आपसे बोलूँ 1996, कोई भी ऐसा मैं पास्ट स्पेसिफिक टाइम बोल रहा हूँ कि जो पुराना टाइम है, स्पेसिफिक है, वो स्पेसिफाई कर रहा है पास्ट को, पुराने समय को, तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट बनाने का काम करते हैं। ये पास्ट फॉर्म से बनता है, मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से तैयार होता है। लेकिन ये बात अब सबको पता है, हर कैंडिडेट को ये बात पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। एग्जामिनर को भी ये बात पता है कि हर कैंडिडेट को पता है, तो फिर मैं इन सारे कैंडिडेट में से कैसे छटनी करूं उन वैकेंसी के लिए? तो वो कुछ नया खेल खेलता है। नया खेल क्या खेलता है? एसएससी के CPO एग्ज़ाम में, CGL में 2016 में ये उसने खेल खेला। एक सेंटेंस आया था, द यंगर चाइल्ड सिंग्ड अ वेरी स्वीट सॉन्ग, उसके आगे भी कोई क्लॉज लिखा था, वहाँ मैं एरर पूछ रहा था। तो हम जानते हैं कि अगर सेंटेंस पास्ट में बना है तो सेकंड फॉर्म होगा। उसमें यस्टरडे करके गया, कोई टाइम दिया था उसने। सपोज मैं यहाँ यस्टरडे लिख देता हूँ, या ना भी लिखूँ तो भी हमें सेकंड फॉर्म दिख रही है, वो उसने वहीं पे एरर दिया था जानबूझ के। तो यस्टरडे की वजह से एक तो ये पास्ट में होना चाहिए, तो ये पास्ट में तो लिखा है, सेकंड फॉर्म है, लेकिन क्या ये फॉर्म सही है? सिंग की सिंग्ड होती है सेकंड फॉर्म या नहीं? इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इस बात का खासकर ध्यान दें कि सिंग की सेकंड फॉर्म सैंग होती है और थर्ड फॉर्म संग होती है, सिंग्ड नहीं होती है। तो बात तो सही है, सेकंड फॉर्म जैसा दिखने में लगता है, ईडी लगा दिया उसने, क्योंकि जनरली ईडी लग कर सेकंड फॉर्म बन जाते हैं, लेकिन वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल। तो इस बात से अलर्ट रहना है आपको, किसी भी तरह की गलती नहीं करनी है। एक गलती आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। तो सिंग्ड नहीं होगा, सेकंड फॉर्म ही होगी, लेकिन वो सेकंड फॉर्म सैंग होती है। बात क्लियर? देखो मैं बात वही करूंगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। हो सकता है कुछ बच्चों को लगता हो यार ट्रिक तो है ही नहीं, कुछ और नई चीज़ें नहीं हैं, सीरियस होके एकदम पढ़ाता है ये इंसान। तो मेरा मकसद है सिलेक्शन कराना। आप अगर यहाँ आधा घंटा 1 घंटा मेरी वीडियो देखते हो, उसके बाद आपको ये फील हो कि हाँ हमने कुछ पढ़ा, आपको अच्छे से नींद आए, आपके चेहरे पे हंसी आए या ना आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको अच्छे से नींद आनी चाहिए, आपका माइंड सेटिस्फाई होना चाहिए, आपका दिल खुश है या नहीं है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये उसे फ़र्क पड़ता होगा जो आपके दिल से कनेक्शन रखता है।
मैं आपके माइंड से कनेक्शन रखता हूँ, तो मेरा मकसद है आपके माइंड को सेटिस्फाइड करना। अगला क्वेश्चन, ज़्यादा ज्ञान दे दिया। दे हैव कंप्लीटेड दियर वर्क यस्टरडे। अच्छा, यहाँ क्या लिखा है? यस्टरडे। यस्टरडे एक पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है, तो फिर टेंस कौन सा होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट किससे बनता है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से। तो हैव कंप्लीटेड तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ क्या होना चाहिए? कंप्लीटेड। क्लियर हो रही बातें? आई हैव मेट हिम 5 years ago। 5 साल पहले, पास्ट का टाइम है ना, और पास्ट का स्पेसिफिक टाइम होने की वजह से ये इंडेफिनिट होना चाहिए, पास्ट का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए मुझे, तो हैव नहीं होना चाहिए। मैट सेकंड फॉर्म भी होती है मीट की। आई मेट हिम 5 years ago। सीता हैज़ अटेंडेड हर सेमिनार लास्ट वीक। लास्ट वीक एक स्पेसिफिक टाइम है पास्ट का, तो यहाँ हैज़ नहीं होना चाहिए, सेकंड फॉर्म होना चाहिए। सेकंड और थर्ड दोनों अटेंडेड होती हैं, तो सीता अटेंडेड हर सेमिनार लास्ट वीक। पॉइंट क्लियर है एकदम? पास्ट स्पेसिफिक टाइम कैसे हो सकते हैं? कहीं मैं सेंटेंस लिख दूं, आई हैव अटेंडेड द सेमिनार इन 1996, तो आप क्या कहोगे कि भाई एक स्पेसिफिक टाइम है पास्ट का, हैव नहीं होना चाहिए, सेकंड फॉर्म आना चाहिए। ठीक है। आई ऑलरेडी कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। अच्छा, ये सेंटेंस मैंने पास्ट इंडेफिनिट से अलग डाल दिया ताकि आपका कन्फ्यूज़न बिल्कुल अलग रहे। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप परेशान ना हो जाओ। ये सेंटेंस एकदम अलग है। सेंटेंस मैंने ये किया है कि आई ऑलरेडी, अब ये मैंने आपको समझाया कि ऑलरेडी कहाँ मिलता है हमें? प्रेजेंट परफेक्ट में। अभी तो हम समझ के आए ना कीवर्ड में कि हमने ऑलरेडी को पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट में, तो फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, और इसमें कोई पास्ट स्पेसिफिक टाइम नहीं है। पास्ट स्पेसिफिक टाइम होता तो फिर हमें ऑप्शन में दिया होता इस ऑलरेडी को अंडरलाइन करके, इसे भी हमें हटाना होता है यहाँ से, क्योंकि पास्ट स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है, तो ऑलरेडी का कोई मतलब नहीं है। तो ऑलरेडी यहाँ लिखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो फिर यहाँ हैव भी होना चाहिए। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। हैव हम ऑलरेडी के बाद भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये वर्ब से जस्ट पहले होना चाहिए। पॉइंट बड़े सिंपल हैं, बहुत आसान है, रूल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, मैं एक भी रूल आपको नहीं लिखाया मैंने, ना मैं लिखाऊंगा। मैं सारे कंसेप्ट बताऊंगा कहाँ से चीज़ें आई हैं। दे आर स्पीकिंग अबाउट दिस टॉपिक लास्ट सैटरडे। हम बात कर रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। हाँ, आप हेडिंग लगा लेना ऊपर, मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा हूँ। आई थिंक ये स्लाइड, अच्छा ऐसे है ये स्लाइड, सॉरी उसके लिए। पास्ट कॉन्टिन्यूअस आप हेडिंग लगाओ, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि हम जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में समझ के आए हैं, कुछ हमने वर्ब्स पढ़े थे जिनमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते हैं, जिनका मैंने एक छोटा सा ट्रिक बताया था, TEATPP, चाय पी पी, और टी से थिंकिंग बताया था, ई से इमोशंस बताया था। वो सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, दोबारा बताने की नीड नहीं है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो पुराना वीडियो देखें जाके, इससे पहले वाले वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो वर्ब हैं उनमें कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी नहीं लगता है, तो यहाँ भी तो हम आईएनजी से बनाते हैं। यहाँ हम बस क्या करते हैं, इस MR का पास्ट फॉर्म वॉज और वर्ब को यूज़ करते हैं, प्लस आईएनजी लगाते हैं। तो आईएनजी अगर उनमें वहाँ नहीं लगाता तो यहाँ भी नहीं लगेगा। तो वही इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ भी है। वहाँ हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदल दिया था उन्हें, यहाँ हम पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे। यहाँ भी एक पास्ट स्पेसिफिक टाइम की हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पास्ट की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, दे आर स्पीकिंग अबाउट दिस टॉपिक लास्ट सैटरडे। अब ये लास्ट सैटरडे की बात कर रहा है, तो यहाँ या तो सेंटेंस होना चाहिए कि उन्होंने ऐसा बोला था, तो यहाँ दे स्पोक होना चाहिए। ठीक है। और अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं है तो फिर वर स्पीकिंग होना चाहिए, आर स्पीकिंग नहीं होगा, कि वो लास्ट सैटरडे ऐसा इस टॉपिक के बारे में बोल रहे थे। ठीक है, इतनी सी बात है। क्वेश्चन इससे ज़्यादा ऐसे बनेगा नहीं, क्वेश्चन बनेगा इससे उन आईएनजी फॉर्म से। ही अटेंडेड द क्लास। अब देखो, अटेंडेड ने मुझे बताया ये पास्ट की बात हुई है, उसने क्लास अटेंड की थी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट की हमने बात की। एंड ही वॉज लुकिंग एट द बोर्ड। अब यहाँ आपको अगर इस दे दे लिखकर, और नीचे ऑप्शन में आपसे फिर पूछे कि बताइए क्या होगा, इज लुकिंग होगा, वॉज लुकिंग होगा, हैव बीन लुकिंग होगा, तो आप कहोगे वॉज होगा, क्योंकि यहाँ पास्ट है तो ये भी पास्ट में होना चाहिए। डन, क्योंकि उसने क्लास अटेंड की थी और जब वो देख रहा था, अटेंड की थी और देख रहा है, दोनों बातें अलग अलग हो जाएंगी। पास्ट की बात और प्रेजेंट की एक साथ नहीं मिला सकते हम, पास्ट को पास्ट के साथ ही कनेक्ट करते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट अगला टेंस है हमारे पास, पास्ट परफेक्ट। इससे क्वेश्चन तैयार होते हैं हर एग्जाम में, चाहे हम बैंकिंग की बात कर लें या SSC की, इक्वल तरीके से इसमें भर भर के सेंटेंस हमें देखने को मिलते हैं। और अगर आपने इस बात को समझ लिया ना, तो मेरी एक गारंटी है कि एक नंबर आपका 100% सिक्योर हो जाएगा अगले 2 से 3 मिनट में। पास्ट परफेक्ट क्या कहता है, इसे समझने की कोशिश इस तरीके से करो। एक सेंटेंस लिखा है जैसे, बिफोर द डॉक्टर रीच द पेशेंट डाइड। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, बिफोर द डॉक्टर रीच,
डॉक्टर के रीच होने से पहले, पहुंचने से पहले, क्योंकि इसी के साथ लिखा है पहले, पेशेंट डाइड, पेशेंट मर चुका था, मर गया था, जो भी है व्हाटएवर, हिंदी में, इंग्लिश में समझो आप कि इसके पहुंचने से पहले इसका काम हो चुका था। तो अब हुआ क्या, यहाँ दो बातें हैं दोनों बातें पास्ट की, दो बातें हैं यहाँ, एक ये बात है पहुंचने की और दूसरी बात है पेशेंट के मरने की, और दोनों बातें पास्ट की हैं। लेकिन दोनों बातें, पहले एक काम हुआ होगा ना, फिर दूसरा काम हुआ होगा। भाई पहले एक काम होगा, चाहे उसके जस्ट बाद हो काम होगा तो आगे पीछे ही ना, लेकिन हैं दोनों पास्ट में। अच्छा, दोनों पास्ट में है, इनमें भी एक पहले हुआ है और एक बाद में हुआ है। तो जो काम पहले हुआ है वो तो पास्ट का भी पास्ट हुआ ना। भाई हमारे सपोज ये वाला काम अभी हो रहा है, ये पास्ट में बाद में हुआ है, ये काम ऐसे बाद में हुआ है और ये इसके पहले हुआ है। तो हमारे लिए जैसे ये पास्ट है, तो हमारे लिए ये वाला तो पास्ट का भी पास्ट हुआ। भाई जब दोनों काम पास्ट हैं और ये बाद में हुआ है और ये पहले हुआ है, तो ये वाला काम हमारे लिए पास्ट है और ये वाला पास्ट का भी पास्ट है। एक और एग्जांपल से समझो आप इस बात को। जैसे ये काम है ए, ये काम है बी, दोनों काम पास्ट में हुए हैं, प्रेजेंट का कोई काम नहीं है इन दोनों में से। ये काम बाद में हुआ है और ये वाला काम पहले हुआ है, हुए दोनों पास्ट में। तो हमारे लिए तो बी वाला काम पास्ट है, क्योंकि वहां बता रहा है वो दोनों पास्ट हैं। लेकिन ये वाला इससे भी पहले हुआ है, तो ये हमारे लिए तो ये पास्ट का भी पास्ट हो गया ना। और जो पास्ट का पास्ट होता है उसे पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। जो पास्ट का भी पास्ट हो उसे हम पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। मतलब इन पास्ट जो दो काम हुए हैं उनमें से उस काम, जो दोनों काम हुए हैं उनसे पहले कौन सा हुआ है उनमें से, वो हमारे लिए पास्ट परफेक्ट है। उसके बाद कौन सा हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट है। एग्जाम्पल से समझो, जैसे यही सेंटेंस हमारे पास, बिफोर द डॉक्टर रीच्ड द पेशेंट डाइड। इसके पहुंचने से पहले ये मर चुका था। तो पहले कौन सा काम हुआ, ये वाला काम पहले हुआ है और ये वाला काम बाद में हुआ है। तो ये जो काम बाद पहले हुआ है ये परफेक्ट होना चाहिए फिर, और ये इंडेफिनिट होना चाहिए। और परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कैसे बनता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से, पास्ट पार्टिसिपल से। तो इस सेंटेंस में कुछ ऐसा होना चाहिए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड द पेशेंट हैड डाइड। अब इस बिफोर की जगह अलग अलग वर्ड्स मिल सकते हैं। वैन हो सकता है, बाय द टाइम हो सकता है, आफ्टर हो सकता है, कोई भी ऐसा वर्ड हो सकता है जो हमें पहले, बाद में, जब, अब तक, इस टाइम तक, ऐसे कुछ बताने की कोशिश करेगा। हम प्रैक्टिस करते हैं इस पर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि पास्ट टेंस को फॉलो करता है। मतलब अगर कोई बात पहले पास्ट में हुई है तो वो आगे चलकर भी पास्ट में ही लिखी होनी चाहिए, प्रेजेंट में नहीं होनी चाहिए। कैसे, अभी हम समझेंगे। लेकिन जिन बच्चों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं देखा है इस बात को ना पढ़ें वो, क्योंकि मैंने वहाँ आपको ये बताया था, जो प्रोवर्ब होती हैं, सेइंग होते हैं या फैक्ट होते हैं, जनरल ट्रूथ होते हैं, साइंटिफिकली प्रूव्ड बातें हैं जो, उन्हें हम पास्ट में नहीं लिख सकते हैं। तो जो बच्चे उस बात को नहीं पढ़ के आए हैं उसे पढ़ें पहले, क्योंकि फिर आपके लिए खतरनाक हो सकता है। पास्ट टेंस पास्ट को फॉलो करता है लेकिन उस जगह पर नहीं करता है। सेंटेंस लिखा है ही वेंट बिफोर आई हैड कम। अब यहाँ लिखा है बिफोर। बिफोर किस क्लॉज के साथ लिखा है, इस वाले क्लॉज के। जिस बच्चे को क्लॉज नहीं पता है, क्लॉज वाला वीडियो देखे। इस क्लॉज के साथ लिखा है। तो इस काम के पहले ये हुआ, कुछ ऐसे बताना चाहता है ना। तो जब इस काम के पहले ये हुआ तो ये वाला काम तो परफेक्ट हुआ, हमारे लिए पास्ट का भी पास्ट हुआ, तो ये परफेक्ट हुआ। तो ये परफेक्ट में बनना चाहिए, ही हैड गॉन बिफोर, और ये पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, आई केम। क्लियर हो रहा। एक और देखो सेंटेंस, आई केम आफ्टर ही वेंट। यहाँ आफ्टर लिखा है, आफ्टर इस वाले क्लोज के साथ लिखा है, इस वाले पार्ट के। आफ्टर ही वेंट, ये काम होने के बाद ये काम हुआ, तो यहाँ बाद में ये वाला काम हुआ, ये काम पहले हुआ, क्योंकि इसके होने के बाद। मैं आपसे कहूँ ए के बाद बी हुआ, तो यहाँ बाद में कौन सा काम हुआ, बी ना, ए पहले हुआ। तो यहाँ इसके बाद ये वाला काम हुआ, आफ्टर ही वेंट, उसके जाने के बाद ये वाला काम हुआ। तो ये वाला काम बाद में हुआ और ये वाला काम पहले हुआ उसके जाने का। तो जो काम पहले हुआ है वो परफेक्ट में होना चाहिए, तो यहाँ ही हैड गॉन होना चाहिए, और यहाँ आई केम सही लिखा है अपनी जगह। आफ्टर, भाई उसके जाने के बाद मैं आया ना, तो पहले कौन सा काम हुआ, उसके जाने का काम हुआ, और जो काम पहले हुआ वो परफेक्ट है।
आई हैड कम बिफोर ही हैड गॉन, उसके जाने के पहले ये वाला काम हुआ, तो पहले ये काम हुआ तो ये परफेक्ट होना चाहिए, ये इंडेफिनिट होना चाहिए, तो यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वेंट आना चाहिए। एक और सेंटेंस देखो ये सेंटेंस पूछा गया किसी एग्जाम में, पता नहीं किस एग्जाम में पूछा गया, मैंने कहीं से लिखा होगा या सुना होगा पता नहीं। द फादर टोल्ड हिज सन, टोल्ड ने मुझे क्या बताया, ये पास्ट है। आप समझते रहना इस वाले पॉइंट को, ये पास्ट है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो पास्ट है। दैट ही वॉज, तो यहाँ भी पास्ट लिखा है, मैं यहाँ इज लिख दूँ तो आप कहोगे रोंग है, ये वॉज होना चाहिए क्योंकि पास्ट पास्ट को फॉलो करता है, तो ये भी पास्ट हुआ, ठीक लिखा है। और लेजी बॉय एंड दैट ही हैज़ डन, हैज़ क्या कहता है, प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन पास्ट किसे फॉलो करता है, पास्ट को, इस हैज़ की जगह क्या होना चाहिए, हैड। इतनी सी बात है, ज़्यादा कुछ है तो नहीं भाई, पास्ट पास्ट को फॉलो करता है, बात क्लियर होती है। एक और सेंटेंस आपके सामने लिखा है, सी टोल्ड हर, टोल्ड ने मुझे क्या बताया कि ये पास्ट है, समझ रहे हो। हर मदर दैट सुहानी डैश हर देयर द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे ने हमें बताया कि पास्ट स्पेसिफिक टाइम है, तो ये पास्ट ही होना चाहिए। अब यहाँ मैट होना चाहिए, मीट्स होना चाहिए, हैज़ मैट होना चाहिए या हैड मैट होना चाहिए, ये आपको पता करना है। यहाँ लिखा है पास्ट, उसने ऐसा बताया, दैट प्रीवियस डे, उससे भी पहले, तो इनमें से पहले कौन सा काम हुआ है बताओ, प्रीवियस डे, मतलब उसने ऐसा बताया कि उससे पहले दिन इसने ऐसा किया था, तो ये वाला काम पहले हुआ है, और ये काम अगर पहले हुआ है तो परफेक्ट होना चाहिए, पास्ट का पास्ट, तो सेंटेंस का ऑप्शन क्या होना चाहिए, हैड मेट। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बात समझ में आ रही है आपको। एक और देखो, वैन, वैन की जगह आफ्टर भी आ सकता है। आई डैश माई बाथ आई वेंट टू हैव अ स्लीप, अब यहाँ वेंट टू लिखा है, पास्ट की बात हो रही है यहाँ पर। ऑप्शन हमारे सामने लिखे हैं, हैड टेकन, टुक, हैव टेकन, वुड टेक। समझते हैं बड़े ध्यान से इस बात को भी। वैन या आफ्टर, आफ्टर से समझने की कोशिश करो। आफ्टर आई हैड टेकन माई बाथ, मैं नहाने के बाद सोने गया, यही तो सेंटेंस का सेंस निकलेगा। कुछ भी आप लगा कर देखो भाई, आफ्टर आई हैड टेकन या टू हैव टेकन, वॉट एवर जो भी बोलना चाहो, अभी तो यहाँ कुछ लिखा नहीं है भाई, ये नहाने के बाद वो सोने गया ना, यही तो बात हो रही है, क्योंकि आफ्टर इसके साथ लिखा है, तो इस काम के होने के बाद ये वाला काम हुआ है, तो पहले कौन सा काम हुआ है, ये वाला, और ये अगर पहले काम हुआ है तो फिर ये परफेक्ट में होना चाहिए, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। वैन को भी आप इससे जोड़ सकते हो, वैन आई हैड टेकन माई बाथ, जब मैं नहा लिया था तब मैं सोने गया, तो यहाँ पहले कौन सा काम हुआ, नहाने का, नहाने के बाद मैं सोने गया, तो काम पहले ये वाला हुआ, तो ये परफेक्ट होना चाहिए, ये इंडेफिनिट अपनी जगह सही लिखा है। एक और सेंटेंस देखो, बैंक में पूछा गया किसी सेंटेंस, व्हेन बनर्जी वेंट आउट ही लेफ्ट द रेडियो ऑन, वेंट ने मुझे बताया ये पास्ट है, लेफ्ट ने भी मुझे बताया ये पास्ट है, तो पास्ट पास्ट को फॉलो करता है, बात ठीक है। जब वो बाहर गया, ही लेफ्ट, उसने छोड़ दिया, द रेडियो ऑन सो दैट हिज पेरेंट्स सेल थिंक दैट ही वॉज पास्ट है, स्टिल इन द रूम, लेकिन सेल पास्ट नहीं है, सेल का पास्ट होता है शुड, मतलब सेल के पास्ट की हम बात करें तो शुड होता है। जिन बच्चों को नहीं पता है वो इस बात को नोट करें। विल की जब हम बात करते हैं तो इसका पास्ट हम वुड लिखते हैं, सेल की अगर हम बात करते हैं तो इसका पास्ट हम शुड लिखते हैं, मे की अगर हम बात करते हैं तो इसका पास्ट हम माइट लिखते हैं, कैन की हम बात करते हैं तो इसका पास्ट हम कुड लिखते हैं। COULD होता है भाई, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। विल का पास्ट हम वुड लिखते हैं, सेल का शुड लिखते हैं, मे का माइट लिखते हैं, कैन का कुड लिखते हैं। चलिए, तो यहाँ सेल की जगह शुड होना चाहिए क्योंकि पास्ट पास्ट को फॉलो करता है, सेल का शुड करना पड़ेगा हमें। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को मैंने आपको बताया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम एक साथ समझेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम विल और शैल दोनों का यूज़ करते हैं, इनके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट फॉर्म का यूज़ करते हैं। कई बार आपके सामने देखने को मिलेगा विल के साथ सेकंड फॉर्म लगा दी, विल के साथ ING फॉर्म को रख दिया, तो वो सब एरर बन जाएंगे। फर्स्ट फॉर्म वर्ब सही होगी और कोई भी वर्ब सही नहीं हो सकती है। विल और शैल दोनों यूज़ होते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, मतलब रिटन जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपसे शैल और विल को लेकर एरर नहीं पूछेगा। आप देखो यार शैल लिखा है, यहाँ विल लिखा है, तो आप उस चीज़ को इग्नोर करोगे, उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये आपको बेनिफिट करेगा डिस्क्रिप्टिव में, जब आप लिखोगे इंग्लिश में वहाँ ऐसे को, राइटिंग को या
बैंकिंग में आप जाके जब लिखोगे तो वहाँ अगर आपको कोई ऐसी बात लिखनी होगी जो फिक्स्ड है, तब आपको ये विल और सेल में फ़र्क पता चलेगा। चलिए पढ़ते हैं कहाँ लगता है विल और कहाँ लगता है सेल। जब हम सेल की बात करते हैं तो हम आई और वी के साथ लगाते हैं और बाकी विल को बाकी के बचे सारे सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, ही सी इट दे यू के साथ। लेकिन कब करते हैं ये काम? जब हम फिक्स्ड नहीं हैं। अगर हम ऐसा करते हैं कि आई के साथ हमने सेल लगाया, वी के साथ हमने सेल लगाया, फर्स्ट पर्सन के साथ हमने सेल को लगा दिया, बाकी के बचे हुए सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हमने विल को लगाया, लेकिन इस कंडीशन में जो बातें लिखी गई होंगी वो फिक्स नहीं होंगी। कैसे? अगर मैं यहाँ लिखता हूँ आई सेल हेल्प देम, मैंने आई के साथ सेल का यूज़ किया, तो ये बात फिक्स नहीं है। मैं उनकी हेल्प करूँगा, मुझे कोई और काम आया तो नहीं भी करूँगा, ये फिक्स नहीं है बात। हाँ मैं करूँगा बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है। सी विल मीट यू, वो आपसे मिलेगी, उसने थर्ड पर्सन के साथ मतलब आई और वी को छोड़कर विल का यूज़ किया है इसके साथ, तो ये बात फिक्स नहीं है। वो आपसे मिलेगी, नहीं मिलेगी पता नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? और अगर हम इसका उल्टा कर दें कि सेल के साथ अदर सब्जेक्ट को लिख दें, सेकंड और थर्ड पर्सन ही सी इट दे ना यू को लिख दें, और विल के साथ आई और विल वी के साथ विल का यूज़ कर लें हम, तो अब ये बात फिक्स हो जाएगी। जैसे कोई प्रॉमिस है, जैसे कोई ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है, तो हम इस कंडीशन में यूज़ करते हैं। मतलब तब हम आई और वी के साथ विल का यूज़ करते हैं, बाकी के अदर सब्जेक्ट के साथ हम सेल का यूज़ करते हैं। आपने एडमिट कार्ड निकाले हैं अपने या निकालोगे, उसके साथ एक इंस्ट्रक्शन पेज होता है, उस पर इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। इंग्लिश में आप देखना एक जगह लिखा होगा नो कैंडिडेट शैल ब्रिंग योर मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। वहाँ हम सेल का यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा कई बार, वहाँ हम विल का यूज़ नहीं करते हैं उसके साथ। अब जो लोग कहते हैं सेल को ख़त्म कर दिया गया, तो ये तो बात गलत है। अगर सेल ख़त्म कर दिया गया तो वो इंस्ट्रक्शन वाले क्यों सेल का यूज़ कर रहे हैं? तो बात कुछ ऐसी है, अगर हम अदर सब्जेक्ट के साथ मतलब आई और वी को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर उनके साथ हम सेल का यूज़ करते हैं तो बात हो जाती है फिक्स्ड। और अगर हम आई और वी के साथ सेल का यूज़ करते हैं, बाकी के साथ विल का यूज़ करते हैं, तो बात हो जाती है नॉट फिक्स्ड। द अथॉरिटीज़ विल शैल पनिश द रॉन्ग। अब मैंने आपसे कहा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको राइटिंग में हेल्प करेगा ये। द अथॉरिटीज़ विल शैल पनिश द रॉन्ग डूइंग। जो अथॉरिटीज़ है वो गलत काम के लिए पनिश करेंगे ही करेंगे। ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन की बात हुई है, अथॉरिटी की बात हुई है, एक प्रॉमिस की बात हुई है, पक्का है, फिक्स बात हुई है। और फिक्स में हम क्या करते हैं? अदर सब्जेक्ट के साथ हम सेल का यूज़ करते हैं, तो यहाँ सेल होना चाहिए। आप लिखोगे यहाँ विल, और अगर एग्जामिनर इस बात को चेक करते हुए पकड़ लेगा तो आपके नंबर को अगली किसी लाइन पर, अगले किसी पॉइंट पर काट सकता है। ज़रूरी नहीं है काटेगा, बट पॉसिबिलिटी बनती है। नो कैंडिडेट, ये थर्ड पर्सन है, आई और वी को छोड़कर है। विल शैल ब्रिंग एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब कोई भी एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं, एग्जामिनेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ से एक ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन आया, बात फिक्स है कि नहीं लाएगा कोई भी। अब ये मत कहना कि नहीं हम तो ले जाएंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। अब आप ले जाओगे वो अलग बात है, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने फिक्स बात कही है कि नहीं लाएगा कोई, तो फिर हम सेल का यूज़ करेंगे, विल का यूज़ नहीं करेंगे। खैर, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रिटन के लिए तो बस इतना ही है कि विल और सेल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, किसी और फॉर्म का यूज़ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस आपके सामने कल को आ जाए, दे विल सैंग ए सॉन्ग इन द पार्टी टुमारो। तो और अब आपसे विल सैंग की जगह ऑप्शन दे देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑप्शन में ही देता हूँ आपको कि पहला ऑप्शन तो लिखा है विल सिंग, और दूसरा इंटरेस्टिंग लिखा है सैंग, सेकंड फॉर्म है, और सी लिखा है हैव संग, और फोर्थ लिखा है नो रिप्लेसमेंट। अब बताइए कौन सा आंसर होगा? लगाइए दिमाग अपना, सोचिए कौन सा आंसर हो सकता है। यहाँ क्या लिखा है? टुमारो। जैसे हमने पढ़ा पास्ट स्पेसिफिक टाइम चाहिए, तो अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट में ये कहेंगे कि यहाँ फ्यूचर का टाइम चाहिए। अब इस बात को आप रूल में बना दो तो फिर तो आप कैंडिडेट नहीं हो, अभी आप बच्चे हो, आप स्टूडेंट हो। फिर तो जब हमने पास्ट में पढ़ा कि पास्ट का टाइम चाहिए, तो हम ये लिखने की ज़रूरत थोड़ी ना है, रूल बनाने की ज़रूरत थोड़ी ना है। रूल नंबर 1 रूल से भर दो अपनी नोटबुक को।
भाई फ्यूचर की बात हो रही है तो फ्यूचर का ही टाइम चाहिए होगा, टुमारो फ्यूचर को बताता है, तो ये सैंग तो हो नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। और जो लिखा है विल सैंग, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो एक ऑप्शन बचता है विल सिंग होगा। बड़ा सिंपल है। लेकिन सिंपल तभी है जब आप कंसेप्चुअली सीख रहे हो किसी चीज़ को, रूल से सीख रहे हो। कितने रूल याद करोगे एक चैप्टर में? अगर 20 रूल भी हैं और 10 चैप्टर में 200 रूल हो गए, वहाँ जाके 200 रूल आपस में मिल जाएंगे, खिचड़ी बन जाएगी, वहाँ होगा कुछ नहीं। अब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं, फिर से वही सारी वर्ब, आईएनजी यहाँ भी नहीं लिख सकते, ठीक है। विल और सेल के साथ हम बी का यूज़ करते हैं, उसके साथ हम आईएनजी लगा देते हैं, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बन जाता है। ये मैं चार्ट में आपको बता चुका हूँ। इससे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पार्ट ये बनता है, कभी कभी कन्फ्यूज़न कर देता है वो फिल इन द ब्लैंक्स में ही ऑप्शन देके। जैसे एक सेंटेंस लिख दिया मैंने, ही विल बी अटेंडिंग द सेमिनार, तो ये विल बी आईएनजी लिखा है, सही लिखा है अपनी जगह। अब वो नोट लिख दे, अब सेंटेंस लिख दे, वो हमसे ये वाला पार्ट पूछ ले लिख कर ऑप्शन में, ही विल नॉट बी अटेंडिंग और ही विल बी नॉट अटेंडिंग। मैंने आपको एक बात बताई थी प्रीवियस वीडियो में या उससे पहली वीडियो में, कि जो नोट है वो एक एडवर्ब है और ये वर्ब से जस्ट पहले लिखा जाता है। इसकी जो पोजीशन होगी वो वर्ब से जस्ट पहले होगी, वो इसी टेंस के लिए बता रहा था क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है इससे एसएससी में। तो अब यहाँ दो वर्ब हैं, ध्यान से देखने की ज़रूरत है। हमने विल को तो यूज़ किया, हम क्या कर रहे थे कॉन्टिन्यूअस में, बी के फॉर्म इज़ एम आर, फिर हमने वॉज वर्ब का यूज़ किया, उसके बाद अब आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो बी का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो फ्यूचर में बनता हो, या फ्यूचर में कोई भी ऐसा वर्ब का पार्ट नहीं बनता है। फ्यूचर को डिनोट करता है विल और सेल, उसके साथ हम प्रेजेंट फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म वर्ब का यूज़ करते हैं। तो हमने बी को एज इट इज उठाकर यहाँ लिख दिया था विल के साथ, तो ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है होना, और अटेंडिंग भी एक वर्ब है। तो ये न्यूट्रल फॉर्म में वर्ब है क्योंकि हमने उसे कॉन्टिन्यूस में यूज़ किया है, तो यहाँ भी हमने उसे यूज़ किया है ताकि हम डिफरेंस कर पाएँ फ्यूचर इंडेफिनिट की और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब को। तो हमने विल बी को तो यूज़ किया, लेकिन बी एक वर्ब की तरह यूज़ होता है, और अगर ये वर्ब की तरह होता है यूज़ तो नॉट इससे जस्ट पहले होना चाहिए। तो नॉट यहाँ अटेंडिंग नहीं होना चाहिए, विल बी नॉट नहीं होगा, विल नॉट बी अटेंडिंग होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये वाला पार्ट सही है। वैसे यहाँ पूछ सकता है, विल को पहले लिख दे आपसे, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख दे। विल ही बी नॉट होगा या विल ही नॉट बी होगा, तो नॉट बी से पहले लगेगा, तो ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कैसे बनता है? विल और सेल के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं, उसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब यूज़ करते हैं, परफेक्ट कोई भी हो, ये मैंने आपको चार्ट में बताया था। कीवर्ड्स आप इसके देख लो, बाय के साथ अगर कोई वर्ड लिखा होगा जैसे नेक्स्ट वीक, मंथ, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मतलब फ्यूचर का कोई टाइम देगा बाय के साथ। बाय नाउ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बाय नाउ प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। बाय के साथ कोई फ्यूचर का टाइम अगर लिखा होगा तो हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करते हैं, जैसे आई विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय 8 o'clock, 8 बजे तक मैं कर लूँगा इस काम को। अब आप कहोगे 8 o'clock हमें क्या पता फ्यूचर का है या कब का है, लेकिन बाय के साथ टाइम दिया है, इस टाइम तक मैं कर लूँगा, कर चुका होऊंगा, कुछ ऐसा है। वहाँ इस तरह का सेंटेंस आपसे आएगा नहीं, ये मैंने इस ट्रांसलेशन के लिए लिखा है इस सेंटेंस को। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो इस तरीके का पूछा जाएगा। लिखा है आपके सामने, सीता डैश डैम बाय टुमारो मॉर्निंग, अगली मॉर्निंग तक की अब उसने बात की है, तो बाय के साथ फ्यूचर के टाइम को डिनोट किया है, तो हम अब फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करेंगे, और फ्यूचर परफेक्ट विल हैव टॉट के साथ बनता है। हैव टॉट हम नहीं लिख सकते क्योंकि बात फ्यूचर की हुई है, हैड टॉट भी नहीं हो सकता है, टीचर्स भी नहीं हो सकता है क्योंकि बात फ्यूचर की हो रही है। तो एक ऑप्शन है हमारे पास ए जो यहाँ सही बैठता है। अगेन पढ़ाने में भी इंटरेस्ट नहीं है फ्यूचर परफेक्ट को मेरा, इससे क्वेश्चन बनते नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया कहाँ किस तरीके से क्वेश्चन तैयार हो सकता है, आ सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन तैयार हुआ है, कल को एग्जामिनर भी पूछ सकता है। तो फ्यूचर परफेक्ट की कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। अब हम बात करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को हम एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। जैसे ही हम इस टेंस को पढ़ने का काम करते हैं तो एक बात समझ में आती है कि ये टेंस दो टेंसेस परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस से मिलकर बना है, और इन दोनों टेंसेस को हम पढ़ चुके हैं। हमने परफेक्ट में समझने का काम किया था कि वो एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है उसे हम परफेक्ट में लिखने का काम करते हैं, और वो एक्शन जो लाइव है, जो कंटिन्यू है, उसे हम कॉन्टिन्यूस में लिखने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, वह 2 घंटे पढ़ चुकी है, आप कहोगे सर एक्शन कंप्लीट हो चुका है तो ये परफेक्ट है। वह अभी भी पढ़ रही है, आप कहोगे सर एक्शन लाइव है तो ये कॉन्टिन्यूस है। अब इन दोनों सेंटेंसेस को मर्ज करके एक सेंटेंस में बोलने का काम करें तो हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मिल जाएगा।
कि वह 2 घंटे पढ़ चुकी है और अभी भी पढ़ रही है, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। और इस सेंटेंस को सिस्टमेटिकली लिखने का काम करें हम, तो हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा कि वह 2 घंटे से पढ़ रही है। बात तो वही है ना कि 2 घंटे से पढ़ रही है मतलब 2 घंटे पढ़ चुकी है, तो ये परफेक्ट हुआ। एक्शन अभी भी लाइव है तो ये कॉन्टिन्यूस हुआ। इस तरीके से हमें मिला परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे एक और सेंटेंस लिखा है, वह सुबह से पढ़ रही है, तो सुबह से अब तक का एक्शन कंप्लीट हुआ तो ये परफेक्ट हुआ, और अभी भी एक्शन लाइव है तो ये कॉन्टिन्यूस हुआ। तो यहाँ से भी ऐसे मिलता है हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पॉइंट क्लियर है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किसे बोलते हैं, कैसे मिलता है, ये इतनी बात क्लियर है। हेल्पिंग वर्ब की जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं जो एक्शन लाइव होते हैं उनमें सब में आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ये बात मैं आपको पहले लिखा भी चुका हूँ टेबल में, फिर से बता रहा हूँ। प्रेजेंट की हम बात करते हैं हैज़ बीन हैव बीन का यूज़ करते हैं, पास्ट की बात करते हैं हैड बीन का यूज़ करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं तो विल हैव बीन का यूज़ करते हैं। दोनों सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद एक बात और समझ में आई कि वो एक्शन जो लाइव तो है लेकिन किसी टाइम से लाइव है, उसे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। तो इस टाइम से खासा लेना देना रहेगा हमारा इस टेंस के अंदर, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो हमें परेशान करेगी। जो टाइम की वैल्यू है वो इस टेंस में हमें परेशान करने वाली है और इसी से क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। ये टाइम 2 तरीके से हमें दिया जा सकता है, एक पीरियड के फॉर्म में, दूसरा पॉइंट के फॉर्म में। पीरियड किसे कहेंगे अब, जो ड्यूरेशन होगा। पॉइंट किसे कहेंगे, जो ड्यूरेशन नहीं होगा। अब अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सिंपल तरीक़ों से चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। मैंने आपसे कहा 8 घंटे से, तो एक ड्यूरेशन है 8 घंटे, बिल्कुल है। अब मैंने कहा आपसे 2010 से, क्या ड्यूरेशन है। अब आप अपना दिमाग चलाओगे। आपने चीज़ों को सिंपल ढंग से नहीं समझा, आपने अपना दिमाग चलाना शुरू किया कि 2010 से 2021 चल रहा है, तो ये 10 साल का गैप हुआ बीच में, और 11वां साल चल रहा है तो ये भी तो ड्यूरेशन हुआ। कहाँ लिखा है ये? मैंने तो आपसे नहीं कहा था कि 2010 से 21 तक लेना है आपको, मैंने बस सिंपल ये कहा था 2010 से। तो जो चीज़ें वहाँ लिखी हैं बस उन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, आपका काम आसान हो जाएगा। मैंने कहा 5 साल से, तो एक ड्यूरेशन दिया है उसने 5 साल। अब वो कोई भी 5 साल हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वहाँ ड्यूरेशन उसने खुद से लिख कर दिया है। मैंने आपसे कहा 2015 से, तो वहाँ ड्यूरेशन नहीं लिखा है, वहाँ लिखा है बस सिंपल एक पॉइंट। हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 2015 से भी तो 5 साल हो गए, नहीं वहाँ लिखा नहीं है। अगर उसे लिखना ही था 5 साल तो वो 5 साल लिखता। बात क्लियर है? तो जहाँ सिंपल पॉइंट दिया गया होगा हम उसे पॉइंट के फॉर्म में समझेंगे, जहाँ ड्यूरेशन दिया गया होगा उसे हम पीरियड के फॉर्म में समझेंगे। पॉइंट को हम ये भी समझ सकते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया होगा, जैसे सुबह से, तो सुबह एक स्पेसिफिक टाइम है। 1920 से एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया है। पिछले संडे से एक स्पेसिफिक टाइम है, संडे। कई संडों से, जो कई दिनों से, अब ये एक ड्यूरेशन है, कई दिन ड्यूरेशन है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। और जब एक ड्यूरेशन होगा, जब पीरियड होगा तो हम फॉर का यूज़ करेंगे, जब पॉइंट होगा तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। एक और वर्ड हमें देखने को मिलेगा, फ्रॉम। इसका कहाँ यूज़ कर सकते हैं अभी हम इसके आगे चलकर बात करेंगे। बात इतनी क्लियर हुई? अब ये जो टाइम है ये एक वर्ड भी हो सकता है, जैसे मॉर्निंग एक वर्ड है। ये फ्रेज़ भी हो सकता है, जैसे लास्ट संडे। अभी एक वर्ड नहीं है, एक से ज़्यादा है, सब्जेक्ट और वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये फ्रेज़ है। अब ये फ्रेज़ क्लॉज में भी हो सकता है, जैसे ही लेफ्ट द कंपनी, जब से उसने कंपनी को छोड़ा है तब से, तो एक टाइम हुआ, लेकिन है ये क्लॉज में क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो ये क्लॉज भी हो सकता है टाइम। जैसे हमारे सामने ये सेंटेंस लिखा है, ही इज़ वर्किंग हेयर सिंस या फॉर कुछ आएगा, ही हैज़ ग्रेजुएटेड, जब से उसने ग्रेजुएट किया है तब से। अब ये सेंटेंस गलत है, इसे हम सही करने का काम करेंगे। कैसे सही होगा हम वो भी समझेंगे। जैसे यहाँ सेंटेंस लिखा है, सी इज़ स्टडिंग सिंस और फॉर 2 आवर्स। अब हम जानते हैं यहाँ सेंटेंस में आईएनजी ने मुझे बताया कि एक्शन लाइव है, इज़ ने मुझे बताया ये एक्शन प्रेजेंट है, टाइम ने मुझे बताया किसी टाइम से। और जो एक्शन टाइम से लाइव होते हैं हम उन्हें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाने का काम करते हैं। इसके चलते मुझे पता लगा प्रेजेंट, तो ये पूरा टेंस मुझे पता लग चुका है ये कौन सा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज़ नहीं आना चाहिए या हैज़ बीन आना चाहिए, उसके साथ आईएनजी होनी चाहिए, उसके बाद टाइम लिखा है। अब यहाँ सिंस आना चाहिए या फॉर, आप बताइए।
वहाँ लिखा है 2 आवर्स, 2 घंटे एक ड्यूरेशन है, टाइम का पॉइंट तो नहीं है, तो फिर यहाँ 4 आना चाहिए, सिंस नहीं आना चाहिए। यहाँ लिखा है सी हैज़ बीन स्टडिंग अपनी जगह सही लिखा है, 4 आना चाहिए, सिंस आना चाहिए। मॉर्निंग एक स्पेसिफिक टाइम है, कोई पीरियड तो नहीं है, ड्यूरेशन तो नहीं है, तो फिर यहाँ सिंस आना चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए। इतनी बात क्लियर है, आगे चलते हैं। अच्छा, पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, आपके सामने ये एक्सप्रेशंस लिखे हैं, बताइए इनमें किसके साथ सिंस आएगा और किसके साथ 4 आएगा। टाइम है आपके पास, अपना पूरा टाइम लीजिए, आंसर लिखिए, फिर हम आंसर पर डिस्कशन करेंगे। चलिए, आपने अपने आंसर लिख लिए होंगे, चेक करते हैं। लास्ट संडे एक स्पेसिफिक टाइम है, तो यहाँ सिंस आना चाहिए। मैं शॉर्ट में लिखता जा रहा हूँ। हिज इंसेप्शन मतलब होता है बर्थ, उसके जन्म से, तो एक स्पेसिफिक टाइम है, सिंस आना चाहिए। ही लेफ्ट द विलेज, जब से उसने अपने गाँव को छोड़ा है तब से, एक स्पेसिफिक टाइम है ना, पीरियड तो नहीं है, तो क्या होना चाहिए, सिंस होना चाहिए। वी मेट, जब हम मिले थे तब से, स्पेसिफिक टाइम है, सिंस होना चाहिए। टाइम इमेमोरियल किसे बोलते हैं, मेमोरियल किसे बोलते हैं, वो टाइम जो भुलाया जा सकता है, और इमेमोरियल वो टाइम जो भुलाया नहीं जा सकता है। तो वो टाइम जिसे भुलाया नहीं जा सकता है एक स्पेसिफिक टाइम है या पीरियड है, स्पेसिफिक टाइम है, तो सिंस आना चाहिए। एक और बात बताऊँ मैं आपको, इससे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन करता है वो, आपको बोल देगा, लिख कर दे देगा टाइम्स इमेमोरियल, तो हम जानते हैं ये गलत है, टाइम्स नहीं होता है फ्रेज़ में, टाइम इमेमोरियल होता है। कई बार इमेमोरियल को पहले लिख कर देता है वो, सिंस इमेमोरियल टाइम, वो भी गलत हो जाता है। फ्रेज़ सही से याद रखें आप, टाइम इमेमोरियल है। द इनाग्रेशन ऑफ द कॉलेज की इनाग्रेशन एक स्पेसिफिक टाइम होगा, तो सिंस आना चाहिए। 2 days and 4 nights, 2 दिन और 4 रातें एक पीरियड है, ड्यूरेशन है, तो 4 आना चाहिए। यस्टरडे स्पेसिफिक टाइम है, सिंस आना चाहिए। 3 days आफ्टर दिवाली, अगर मैं बात करता यहाँ दिवाली की, केवल दिवाली की, तो एक स्पेसिफिक टाइम है, तो इसके साथ सिंस आना चाहिए था, लेकिन उसने कहा है दिवाली के बाद 3 दिन, 3 दिन तो ड्यूरेशन होता है, बात हम इनकी कर रहे हैं, तो यहाँ 4 आना चाहिए। सैटरडेज़ का मतलब क्या होता है, आगे कल अलग अलग सैटरडेज़, बहुत सारे सैटरडेज़ हैं, तो एक ड्यूरेशन दे रखी है, यहाँ एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है। अगर ये होता सैटरडे, तो हम सैटरडे के साथ सिंस का यूज़ करते, लेकिन सैटरडेज़ मतलब पहला सैटरडे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, पता नहीं कितने ड्यूरेशन दे रखी है, तो फिर 4 आना चाहिए। आवर्स घंटे हैं, घंटों से, अब घंटे पता नहीं कितने भी हों, है तो ड्यूरेशन ही ना, वो 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा ही है, तो फिर 4 आना चाहिए। लास्ट वीक स्पेसिफिक टाइम है, सिंस आना चाहिए। द लास्ट वीक, अब आप कहोगे यहाँ भी तो लास्ट वीक लिखा है, यहाँ भी लास्ट वीक लिखा है, दोनों में फ़र्क है बेटा। क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है इससे एक बार, सीजीएल ने। लास्ट वीक हमें ये बताता है किसी हम वीक की बात कर रहे हैं। द लास्ट वीक, जब द लग जाता है आर्टिकल, तो ये हमें बताता है कि वीक के हम डेज़ की बात कर रहे हैं, वीक के डेज़ की बात कर रहे हैं। जैसे डेज़ होते हैं 7, हम उन 7 डेज़ की बात कर रहे हैं, और इसका मतलब है 7 डेज़, इसका मतलब है वीक। तो वीक स्पेसिफिक हुआ तो सिंस आया, लेकिन जब हम बात करेंगे डेज़ की, 7 दिनों की, तो ड्यूरेशन हुआ, और ड्यूरेशन हुआ तो 4 आया। अगर लास्ट वीक लिखा है तो सिंस आएगा, द लास्ट वीक लिखा है तो 4 आएगा। क्यों आएगा, ये बात मैंने अभी आपको बताई। अ लॉन्ग पीरियड, अब ये ड्यूरेशन है, खुद का मीनिंग ही ड्यूरेशन है, तो 4 आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात क्लियर हुई होगी। आगे चलते हैं। जैसे वो सेंटेंस लिखा था जो मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस गलत है, क्यों गलत है। पहली बात तो ये थी, वहाँ मैंने आपको इज़ लिखा था, इसकी जगह इज़ वर्किंग,
तो यहाँ हैज़ वर्किंग क्यों किया हमने, क्योंकि आगे लिखा है उसके ग्रेजुएट होने से, तो ये एक स्पेसिफिक टाइम हुआ, और अगर ये टाइम हुआ तो फिर ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होना चाहिए, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इज़ नहीं आना चाहिए, ये हैज़ बीन होना चाहिए। वोज होता तो हैड बीन कर देते हम, वो हमें पास्ट का इंडिकेशन देता, तो ये हैज़ बीन होना चाहिए पहली बात। तो दूसरी बात अब आती है यहाँ सिंस आना चाहिए या फॉर आना चाहिए। आप कहोगे कि ये स्पेसिफिक टाइम है, ड्यूरेशन तो नहीं है। अब ये दिमाग नहीं लगाना कि उसने ग्रेजुएट किया तो 3 साल ग्रेजुएट किया होगा, 3 साल तो ड्यूरेशन होता है, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है उसने ग्रेजुएशन कब किया, तो एक ही तो स्पेसिफिक टाइम होगा ना। भाई आपने 2015 में किया, ये बोलते हो कि हमने 2011 में भी किया, 12 में भी किया, 13 में भी किया, 14 में भी किया, करते चले गए, ऐसा नहीं हुआ ना। आप जब कंप्लीट हुआ तब ग्रेजुएट माना गया आपको, तो एक स्पेसिफिक टाइम हुआ तो सिंस आएगा, फॉर का यूज़ नहीं होगा। अब एक और बात समझो, जब हम सिंस की बात कर रहे हैं तो हम इसे प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं या पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। कहने का मतलब ये है कि सिंस के बाद जो भी टाइम होगा वो पुराना टाइम होगा ना, आगे की हम बात नहीं कर सकते कि 2 घंटे से, तो ये पिछले 2 घंटे हैं तभी तो परफेक्ट होगा। सुबह से, ये सुबह आगे आने वाली सुबह तो नहीं है ना, बीती हुई सुबह होगी। बात समझ में आ रही है। तो एक बात समझ में आती है कि इस सिंस के बाद हम एक पास्ट स्पेसिफिक टाइम लिखते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो किताबों में नहीं मिलती हैं, यही एक टीचर का रोल पता चलता है। नहीं तो जो चीज़ें बेसिक होती हैं वो तो किताबों में भी लिखी हैं। आप एक किताब लोगे 300-400 रुपए की और वहाँ से सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, लेकिन यही चीज़ें तो ये आपको बताती हैं हमारा टीचर कैसा है। तो ये हमें पता लगा कि इसके बाद जो भी टाइम होगा वो पीछे का टाइम होगा, तो वो पास्ट का टाइम होगा। हमने लिख दिया इसके बाद पास्ट स्पेसिफिक टाइम आएगा। और इस सिंस का यूज़ प्रेजेंट और पास्ट में हो सकता है, फ्यूचर में नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, ये तुक्का नहीं है, समझने की कोशिश करो। जब इसके साथ हम पास्ट का टाइम यूज़ कर रहे हैं तो फ्यूचर को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है आपको। जब जिस चीज़ के साथ हम टाइम पास्ट का कर रहे हैं उसके साथ फ्यूचर टेंस का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को हम यूज़ कर सकते हैं सिंस के साथ, या हम कह सकते हैं इन दोनों टेंस में हम सिंस का यूज़ कर सकते हैं। सिंस के साथ हम पास्ट स्पेसिफिक टाइम का यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर आप नोट तैयार करते हो अपनी नोटबुक को पीछे खोलो और पास्ट इंडेफिनिट में जाओ, मैंने वहाँ आपको लिखाया था कि पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ हम पास्ट स्पेसिफिक टाइम के साथ करते हैं। जहाँ पास्ट स्पेसिफिक टाइम दिया हो वहाँ हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको बात बताई थी। तो अगर हम पास्ट स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं और एक क्लॉज लिखी हो, तो ये क्लॉज कौन से टेंस में होनी चाहिए, तो आप कहोगे पास्ट इंडेफिनिट में होनी चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट कैसे बनता है, पास्ट फॉर्म से, जिसे हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। तो इसके बाद हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वाला क्लॉज चाहिए होगा, तो हैज़ ग्रेजुएटेड नहीं होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, सिंस ही ग्रेजुएटेड। तो सेंटेंस सही ये होगा, ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस ही ग्रेजुएटेड। अब ये नहीं कहना सर आपने कहा था पास्ट, तो पास्ट को फॉलो करता है, हम इधर से चलते हैं उधर से नहीं। आप ये नहीं कह सकते इधर पास्ट लिखा है तो इधर पास्ट होगा, इधर पास्ट होगा तो इधर पास्ट होगा, आप ये कहोगे। इज माई पॉइंट क्लियर। सिंस के बाद पास्ट का स्पेसिफिक टाइम आएगा। अब यहाँ टेंस प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है। आप यहाँ हैड लिख दोगे तो भी सही होगा, हैज़ लिख दोगे तो भी सही होगा, वो हमारे ऑप्शंस पर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं हम। एक सेंटेंस लिखा है जैसे शी विल हैव बीन सर्विंग दैम सिंस जून 2021। अब विल हैव बीन सर्विंग ने मुझे बता दिया ये फ्यूचर की बात कर रहा है। सिंस ने मुझे बताया ये सिंस के बाद जो भी टाइम होता है ये तो पास्ट स्पेसिफिक टाइम होता है, जबकि ये हमें दिख रहा है ये फ्यूचर का टाइम, और यहाँ से भी इंडिकेशन मिल रहा है हमें फ्यूचर। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक वर्ड आता है जो मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में, फ्रॉम। हम सिंस का यूज़ कौन कौन से टेंसेस में कर सकते हैं, अभी हमने ये सीखा। फ्रॉम का यूज़ हम प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, पास्ट में भी कर सकते हैं और फ्यूचर में भी कर सकते हैं, तीनों में कर सकते हैं। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हम इसका टेंस में यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में, और इसका भी हम कर सकते हैं प्रेजेंट और पास्ट में, तो इन दोनों में अगर हम कॉमन की बात करें तो फ्रॉम सिंस की जगह ले सकता है। ये फ्रॉम जो है ये सिंस की जगह ले सकता है, क्योंकि ये तो तीनों में यूज़ होता है, तो हम सिंस की जगह फ्रॉम को भी लिख सकते हैं।
अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे ये लिखा है टाइम इमेमोरियल, मैंने आपको बताया ये स्पेसिफिक टाइम है तो क्या आना चाहिए था इसके साथ, सिंस आना चाहिए। लेकिन सिंस प्रेजेंट और पास्ट में यूज़ होने के चलते फ्रॉम भी तो इन दोनों में हो सकता है, और हो सकता है ये भी टाइम के साथ आता है, तो मैं इसकी जगह फ्रॉम का यूज़ भी कर सकता हूँ। क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है, दोनों बातें सही है। क्या मैं इस सेंटेंस में जो मैं अभी पढ़ के आया हूँ यहाँ सिंस आएगा, क्या मैं यहाँ फ्रॉम लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। अगर ऑप्शन में कहीं सिंस नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स में आया, फ्रॉम लिखा है वहाँ फ्रॉम ही आएगा। और ये मैं अपनी बातें नहीं कह रहा हूँ, ये वो बातें कह रहा हूँ जो एग्ज़ाम ने मेंस के क्वेश्चंस में पूछी हैं। ये होता है एक टीचर का काम। अब समझ में आ रही होंगी बातें। तो मैं ये कह सकता हूँ कि फ्रॉम सिंस को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन सिंस फ्रॉम को रिप्लेस नहीं कर सकता। कहने का मतलब क्या है, जहाँ सिंस आ सकता है वहाँ हम फ्रॉम लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ फ्रॉम ही आ सकता है वहाँ हम सिंस नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि फ्रॉम फ्यूचर में भी यूज़ होता है, जबकि सिंस फ्यूचर में यूज़ नहीं होता है। इस टेंस में फ्यूचर लिखा है और टाइम फ्यूचर का है, तो क्या सिंस आ सकता है बेटा? नहीं आ सकता है। तो क्या आ सकता है? फ्रॉम आ सकता है। तो यहाँ सेंटेंस में क्या आना चाहिए? फ्रॉम आना चाहिए। हम ये भी कह सकते हैं अगर सेंटेंस में कहीं फ्रॉम लिखा होगा तो ये टेंस फ्यूचर ही होना चाहिए। नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो प्रेजेंट पास्ट भी हो सकता है, क्योंकि वो सिंस की जगह भी लिख कर दे सकता है। अब वो हमें ऑप्शन बताएंगे। अब मैं आपके लिए काम देता हूँ, मुझे बताइए इनमें क्या क्या आ सकता है, जल्दी करिए। चलिए, लिखा है लास्ट वीक, तो क्या आना चाहिए? सिंस आना चाहिए। साथ में फ्रॉम भी आना चाहिए। फ्रॉम भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या लिखा है? नेक्स्ट वीक, तो अब क्या आना चाहिए? फ्रॉम, क्योंकि नेक्स्ट किसे बता रहा है? फ्यूचर को। और फ्यूचर टाइम के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? केवल फ्रॉम का, सिंस का यूज़ नहीं करते हैं। कमिंग वीक, कमिंग वीक फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, तो क्या आना चाहिए? ओनली फ्रॉम। पास्ट वीक, पास्ट वीक मतलब पुरानी बात कर रहा है, तो यहाँ स्पेसिफिक टाइम है, तो सिंस भी आ सकता है और फ्रॉम भी आ सकता है। टाइम इमेमोरियल, क्या टाइम्स इमेमोरियल हो सकता है? नहीं हो सकता है। इमेमोरियल टाइम हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब तो ये बातें क्लियर हो रही है ना। इसके साथ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दोनों आ चुके हैं, आ सकते हैं। ही लेफ्ट द विलेज, जब से उसने गांव छोड़ा है तब से। स्पेसिफिक टाइम है तो सिंस आना चाहिए। सिंस को फ्रॉम भी रिप्लेस कर सकता है, तो यहाँ फ्रॉम भी आ सकता है। इज़ माई पॉइंट क्लियर, यस और नो? ठीक है, आगे चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वर्सेस फ्यूचर परफेक्ट। जब मैं फ्यूचर परफेक्ट को पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे कहा था इससे क्वेश्चन बनता नहीं है। जानबूझकर ये बातें बोली थी ताकि आपका दिमाग एक जगह फोकस रहे। इससे एक तरीके का क्वेश्चन तैयार हो सकता है, वो मैं इसके साथ ही आपको कंपेयर करके बता सकता था। वो इसीलिए मैंने वहाँ कुछ नहीं कहा आपसे। यहाँ मैं फिर से इस बात को बताने का काम करता हूँ। सेंटेंस लिखा है एक मेरे पास। मैं आपको पहले ये बताऊँ, जब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, तो उसमें हम टाइम के लिए फ्रॉम का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम फ्यूचर परफेक्ट में टाइम बताने का काम करते हैं तो उसके लिए हम बाय लिखते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, हिंदी में समझने का काम करते हैं, वह 2022 तक पढ़ रही होगी। तो एक बात बताओ, जो हम ये बात कह रहे हैं कि 2022 तक, तो पढ़ रही होगी या पढ़ चुकी होगी? जब हम स्पेसिफिक टाइम दे रहे हैं 2022 तक, तो फिर पढ़ चुकी होगी बोले ना, पढ़ रही होगी क्या? बात समझ में आ रही है आपको? कि इस टाइम से पढ़ रही होगी, ये तो बात समझ में आती है। इस टाइम तक, जो हम एक लिमिट दे रहे हैं यहाँ तक, तो यहाँ तक पढ़ चुकी होगी हम बोलेंगे। यहाँ तक पढ़ रही होगी सेंस सही नहीं बनता है, बोलने में ठीक लग सकता है लेकिन सेंस नहीं बन रहा है। यहाँ तक पढ़ चुकी होगी, इस बात की गारंटी है, लेकिन यहाँ तक पढ़ रही होगी कोई सेंस बनता नहीं है। तो अगर कहीं सेंटेंस में बाय लिखा होगा तो हम उसे फ्यूचर परफेक्ट में बनाने का काम करेंगे, और फ्रॉम लिखा होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाने का काम करेंगे। इतनी सी बात आपको जाननी है। सेंटेंस लिखा है ही विल हैव बीन। अब विल हैव बीन ने मुझे बता दिया कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो फिर मुझे क्या चाहिए इन ऑप्शन में से? जल्दी बता दीजिए आंसर क्या होगा आपका।
सिंस तो नहीं आ सकता क्योंकि फ्यूचर की बात हुई है। फॉर नेक्स्ट वीक भी नहीं आ सकता क्योंकि फॉर तो आता है पीरियड के लिए, ड्यूरेशन के लिए। अब बचते हैं हमारे पास दो, फ्रॉम नेक्स्ट वीक होगा या बाय नेक्स्ट वीक होगा। तो आप कहोगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो फ्रॉम आना चाहिए, बाय नहीं आना चाहिए। ही डैश दिस वर्क बाय नेक्स्ट ईयर। अब बाय लिखा है तो क्या आएगा, विल हैव बीन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है तो क्या होगा, विल हैव कंप्लीटेड। छोटा सा पॉइंट है, एसएससी प्री में CHSL में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं। सेंटेंस बताइए मुझे, ऊपर लिखा है ही राम इज़ वर्किंग हेयर सिंस ही लेफ्ट द विलेज। एक स्पेसिफिक टाइम दे रखा है इसने, उससे पहले लिखा है सिंस के साथ स्पेसिफिक टाइम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाता है। इसने मुझे बताया प्रेजेंट टेंस तैयार हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन और हैव बीन। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ बीन होना चाहिए, हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस ही लेफ्ट द विलेज। सीता हैड बीन वर्किंग हेयर फ्रॉम 2012। सीता यहाँ काम कर रही थी क्योंकि हैड बीन लिखा है, हैड बीन वर्किंग हेयर फ्रॉम 2012। अब ये 2012 क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम है, स्पेसिफिक टाइम है वो भी पास्ट का। तो इसके साथ सिंस आना चाहिए, लेकिन सिंस को रिप्लेस कौन कर सकता है, फ्रॉम। तो सेंटेंस अपनी जगह सही लिखा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अगर आपको नीचे ऑप्शन दिए जाते हैं इसी पार्ट को यहाँ से हटाकर कि ऑप्शन है फ्रॉम 2012, फॉर 2012, नीचे सिंस नहीं दे सकता है वो। अगर उसने सिंस दिया तो RTI डलेगी और RTI डलने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर जो भी दिया है आपने सबको एक एक नंबर सबको बटेगा। फिर बात समझ में आ रही है, ऐसा क्योंकि हो नहीं सकता, एग्जामिनर ऐसा कर नहीं सकता है। सीता हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 2016 टू 2018। पहली बात तो ये, अगर हम टू का यूज़ करते हैं तो दोनों तरफ टाइम लिखा होगा, क्योंकि ये बताने की कोशिश करते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो बीच में अगर हमने टू लिखा है तो उसके साथ हम सिंस का यूज़ नहीं कर सकते हैं, फॉर का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तब हम फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं, सिंस का यूज़ नहीं हो सकता है। तो पहली बात तो यह है, यहाँ सिंस नहीं होना चाहिए, यहाँ फ्रॉम होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ लिखा है 2016 से 2018 तक, तो ये बात किसकी हुई है, पास्ट की। बात किसकी हुई है, पास्ट की। और अगर ये बात पास्ट की हुई है तो सेंटेंस लिखा है सीता हैज़ बीन वर्किंग हेयर, कर रही है। हैज़ बीन वर्किंग तो ये बताता ना कर रही है, जबकि बात तो टोटल पास्ट की, 18 में बात ख़त्म हो चुकी है ना। अगर हमें ये पता नहीं होता कब ख़त्म हुआ तो हम कहते 18 मतलब हमारा तो पास्ट है, तो फिर प्रेजेंट का कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ अगर हम वर्कड की बात करें, हैज़ वर्कड की बात करें, वर्क्स की बात करें, यहाँ हैड बीन वर्किंग तो है ही नहीं भाई, टाइम दिया है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। लेकिन यहाँ स्पेसिफिक टाइम की बात हुई तो है, लेकिन एक ऐसे पीरियड की भी बात हुई है जहाँ टू लगा कर दिया है और ऑप्शन में कहीं भी हैड बीन नहीं दिया है, तो फिर हम आंसर लगाएंगे वर्कड। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा वर्कड, क्योंकि हम पास्ट को फॉलो करेंगे। अगर ये वर्कड होता नहीं ऑप्शन में और होता हैड बीन वर्किंग तो फिर हम उसके साथ जाते, क्योंकि हमें पास्ट को बताना है। सेंटेंस का सेंस ये था कि उसने 2016 से 2018 तक काम किया, तो हम इसे सिंपल पास्ट में भी बना सकते हैं, स्पेसिफिक टाइम मानकर पास्ट इंडेफिनिट हमने तैयार किया, तो वर्कड यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा। डन, आगे चलते हैं। कुछ सेंटेंस लिखे हैं और एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है जो अभी तक हमने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ गए होंगे। इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा इससे। जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये गहराई की चीज़ें थी। आप वीडियो एक बार, दो बार, तीन बार देखें और इसके जब मैं सेंटेंस कराऊंगा अपने आप सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। सेंस के दो मीनिंग होते हैं, आप इस बात को समझिए। जो हमने अभी ये सेंस पढ़ा है ना, इस सेंस के दो मीनिंग होते हैं। एक तो मीनिंग होता है इसका से, और दूसरा मीनिंग होता है इसका बिकॉज। बिकॉज को हिंदी में क्योंकि बोलते हैं। अगर इसका मीनिंग से निकल के आ रहा है तो ये टाइम को इंडिकेट करता है, और अगर इसका मीनिंग बिकॉज निकल के आ रहा है तो ये एक रीज़न को इंडिकेट करता है। जब ये रीज़न को इंडिकेट करता है तब ये एक कंजंक्शन का काम करता है। जब ये टाइम को इंडिकेट करता है तो ये एक प्रपोजिशन का काम करता है। जो अभी हमने पढ़ा है वो प्रपोजिशन था, कंजंक्शन नहीं था। तो आपका जो कन्फ्यूज़न रहेगा एग्ज़ाम में कि यार यहाँ सिंस आया है और हमें टेंस बदलना चाहिए,
वहाँ आप एरर नहीं लगाना। इसलिए मैं एक एक चीज़, एक एक डाउट को बच्चे का दूर करके चलता हूँ, ताकि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा किसी भी तरीके से कन्फ्यूज़न में न रहे। सेंटेंस लिखा है, ही हैज़ बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस ही हैज़ केम इन द विलेज। सेंटेंस के मीनिंग को समझने का काम करो आप, इस सेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है। हो सकता है बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हों जो मीनिंग आपको ना पता हो, लेकिन सेंटेंस का थोड़ा बहुत मतलब हमें पता लगता है। जब से उसने गांव छोड़ा है तब से न्यूज़पेपर रीड कर रहा है, से मतलब इसका पता लग रहा है ना। तो यहाँ टाइम की बात हुई है, और टाइम की बात हुई है। सिंस के बाद कैसा टाइम आता है, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम। वो कौन से टेंस में बनना चाहिए अगर क्लोज हो तो, पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ हैज़ कम की जगह केम होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, सी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन सिंस ही ग्रेजुएटेड। जब से उसने ग्रेजुएशन किया तब से ऐसा कर रही है, मीनिंग इसका से तैयार हो रहा है, तो ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है। आगे पास्ट स्पेसिफिक टाइम लिखा है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से पास्ट इंडेफिनिट भी है, यहाँ बात सही है। लेकिन मुझे इसने टाइम ने बता दिया, सेंस और टाइम ने बता दिया कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इसने मुझे बताया ये प्रेजेंट है, तो यहाँ से तैयार हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसकी हेल्पिंग ऑफ हैज़ बीन होती है, तो यहाँ हैज़ बीन होना चाहिए था। सपोज़ यहाँ वॉज लिखा होता तो आप क्या करते, अब हैड बीन करते इसे, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता। सी विल नॉट अटेंड द सेमिनार सिंस सी इल। जब से वो बीमार है तब से वो सेमिनार को अटेंड नहीं करेगी। कुछ गड़बड़ लगी ना? बिल्कुल लगी। यहाँ बात कुछ समझ नहीं आई। जब से वो बीमार है तब से अटेंड नहीं करेगी, या फिर ये कहना चाहता है वो बीमार है, क्योंकि वह बीमार है इसलिए वो सेमिनार अटेंड नहीं करेगी। वह सेमिनार अटेंड नहीं करेगी क्योंकि वह बीमार है। यहाँ एक रीज़न दिया गया है, रीज़न दिया गया है जिसका मीनिंग बिकॉज से कनेक्ट हुआ है। और अगर बिकॉज से इसका मीनिंग कनेक्ट हुआ है तो ये किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का। और जब ये कंजंक्शन का काम करेगा तो फिर सिंस के इधर कोई सा भी टेंस हो, इन बातों पर अभी फ़िलहाल हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को लेकर कोई ध्यान नहीं देंगे। ये हम कंजंक्शन के चैप्टर में समझने का काम करेंगे। अभी जो भी लिखा है सही है, वो नहीं करेगी क्योंकि वो बीमार है। एक और सेंटेंस देखो, थोड़ा और ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। शी डिड नॉट पे द फी सिंस शी डिड नॉट रिसीव हर सैलरी। जब से उसने अपनी सैलरी को रिसीव नहीं किया है तब से उसने पे नहीं किया है, या फिर कुछ ऐसा कहना चाहता है उसने अपनी फ़ी पे नहीं की है, उसने फ़ी पे नहीं की है क्योंकि उसे सैलरी नहीं मिली है। यहाँ रीज़न दिया गया है या नहीं दिया गया है? अगर यहाँ रीज़न दिया गया है तो हम कहेंगे कि ये बिकॉज का मीनिंग दे रहा है, और बिकॉज का अगर ये मीनिंग दे रहा है तो ये कंजंक्शन होगा। कंजंक्शन होगा तो फिर जो भी टेंस लिखा है उसे सही कर देंगे। मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि सिंस के दो मीनिंग हैं, एक से और एक बिकॉज। जब रीज़न देगा तो हम बिकॉज इससे समझेंगे, जब ये बताएगा कि इस टाइम से तो हम इसे टाइम समझेंगे। जब हम इसे टाइम समझेंगे तो हम इसे टेंस बनाएंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब हम इसे बिकॉज समझेंगे तो कोई भी टेंस हो हम उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। टेंस के चैप्टर का बेहतरीन पॉइंट है ये कि अगर किसी सेंटेंस में दो क्लॉजेस लिखे हैं और पहले क्लॉज में सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया गया है तो दूसरे वाले क्लॉज का टेंस परफेक्ट टेंस होना चाहिए। अब ये सुपरलेटिव डिग्री क्या है, इसे हम आइडेंटिफिकेशन के लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं जिससे हम इसे पहचान पाएँ। जैसे एक वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, वैसे ही सारे एडजेक्टिव्स के और कुछ एडवर्ब्स के तीन तीन फॉर्म होते हैं जिन्हें हम पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। इसमें भी दो तरीके के वर्ड होते हैं, एक सिंगल सिलेबल और दूसरा डबल सिलेबल। ये हम डिटेल में समझेंगे एडजेक्टिव के चैप्टर में। डबल सिलेबल वर्ड्स वो होते हैं जिनमें कोई सफिक्स देखने को मिलता है, और जिनमें नहीं मिलता है उन्हें हम सिंगल सिलेबल बोलते हैं। जैसे ब्यूटीफुल में फुल एक सफिक्स है तो ये डबल सिलेबल है। जैसे हाई लिखा है तो उसमें किसी तरह का कोई सफिक्स प्रेफिक्स नहीं है तो वो सिंगल सिलेबल है। तो सिंगल सिलेबल में कंपैरेटिव बनाने के लिए हम ER ऐड करते हैं, सुपरलेटिव बनाने के लिए हम EST यूज़ करते हैं। और जो डबल सिलेबल वर्ड्स होते हैं उनमें पहले से जब सफिक्स लिखा है तो हम एक और सफिक्स ऐड नहीं कर सकते। इस वजह से उनसे पहले हम मोर का यूज़ करते हैं तो कंपैरेटिव बनता है, मोस्ट का यूज़ करते हैं तो सुपरलेटिव बनता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, किसी एडजेक्टिव में या एडवर्ब में आप EST लगा देखते हो तो समझ जाना ये सुपरलेटिव है,
उससे पहले अगर आप मोस्ट देखते हो तो समझ जाना ये सुपरलेटिव है। दूसरी बात, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज़ किया जाता है, कंपैरेटिव से पहले भी किया जाता है द का यूज़। ये हम एडजेक्टिव के चैप्टर में ही समझेंगे जब डिग्रीज को पढ़ेंगे। इसके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं, हमेशा नहीं करते, कुछ जगह पर करते हैं। ये हम तभी समझेंगे इसका कंसेप्ट क्या है। फिलहाल मैंने ये बात बताई है सुपरलेटिव की। अब किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव लिखा है, ये आप आइडेंटिफाई कर पाओगे तो अगले क्लॉज का टेंस परफेक्ट होना चाहिए। वो प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। ये कौन सा टेंस यूज़ करना है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में से, ये हमें सेंटेंस खुद बताएगा। कैसे? जैसे सेंटेंस लिखा है ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट, तो ये बेस्ट हम जानते हैं गुड की सुपरलेटिव डिग्री है, गुड, बेटर और बेस्ट। ठीक है, तो हमें ये पता लगा कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। इससे पहले द लिखा है, ये बात भी सही है। इस ने मुझे बताया ये टेंस प्रेजेंट है। सेम जो नीचे लिखा है या मैंने वॉज लिखा है, तो इस वॉज ने मुझे बताया ये पास्ट है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगला क्लॉज लिखा है आई मैट, और सुपरलेटिव डिग्री के अगले वाले क्लॉज में हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? परफेक्ट। यहाँ से पता लगा प्रेजेंट टेंस कौन सा बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ क्या आना चाहिए? आई हैव मैट होना चाहिए। ये सेंटेंस कई बार एसएससी पूछ चुका है, कई बार, तो तैयार रहना। और बैंकिंग के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन दिए होते हैं 5 कि इनमें से बताओ सही कौन सा है, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब जैसे नीचे लिखा है इट वॉज द बेस्ट टॉपिक दैट आई स्टडीड, तो यहाँ लिखा है सुपरलेटिव डिग्री और यहाँ लिखा है पास्ट, तो आगे पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, तो आई हैड स्टडीड होगा, स्टडीड नहीं होगा। पॉइंट क्लियर है? छोटा सा पॉइंट है। एक और पॉइंट है टेंस के चैप्टर का, और इस पॉइंट के साथ ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हो जाएगा। सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। फिर हम प्रैक्टिस पर जाएंगे और प्रैक्टिस से सारी चीज़ों को खोल खोल के अच्छे से और कवर करेंगे। जैसे मैं बोलूँ ये पढ़ने का टाइम है, तो हम सिंपल बोलेंगे इट्स टाइम टू स्टडी, या इट इज़ टाइम टू अटेंड द क्लास, कि ये क्लास को अटेंड करने का टाइम है। मतलब इट इज़ टाइम के साथ हमने उस चीज़ को इन्फिनेटिव बनाकर जोड़ दिया होगा, जो भी बात हम कहना चाहते हैं। जैसे यहाँ अटेंड करने की बात हमने कही थी, टू अटेंड लिख दिया। पढ़ने की बात की थी, टू स्टडी। जाने की बात कहें, टू गो। आने की बात कहें, टू कम। खाने की बात कहें, टू ईट। इतनी बात क्लियर है? और अगर इसी बात को मैं आपसे ये कहूँ, और हम बहुत कहते हैं, इस बात को ध्यान से सुनो, कि ये वो टाइम है जब हम वहाँ थे, आज के दिन हम ऐसा कर रहे थे। हम इस टाइम को बताने के साथ साथ ये बताने की कोशिश करते हैं कि पुराने टाइम, इस टाइम पर हम कुछ कर रहे थे, कि आज के दिन तो यार हम वहाँ घूमने गए थे। ऐसा बोलते हैं ना, सभी लोग बोलते हो। तो उसी टाइम को बताने के लिए भी हम इट इज़ टाइम का यूज़ करते हैं। जैसे इट इज़ टाइम, ये वो टाइम है जब आप पढ़ रहे थे या पढ़ते थे, मतलब पुरानी किसी बात को बताना चाहते हैं हम। और जब हम पुरानी बात को इस इट्स टाइम के या इट इज़ द टाइम के साथ बताने की कोशिश करते हैं, तो हमें बताना होता है वो पास्ट का एक स्पेसिफिक टाइम। और पास्ट स्पेसिफिक टाइम हम किस टेंस में यूज़ करते हैं? ये बात आपने सीखी थी पास्ट इंडेफिनिट में, तो यहाँ हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे फिर। तो यहाँ से एक कंसेप्ट तैयार होगा जिसे आप रूल बोलते हो, ये भी आप कह सकते हो कि रूल तैयार होगा कि इट इज़ टाइम या इट्स टाइम, इट इज़ द टाइम, ये सब बताने की कोशिश करता है कि ये पास्ट स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है। इसलिए इन दोनों के साथ हम आगे आने वाले टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। एट इज़ टाइम यू स्टडी नहीं, यू स्टडीड होगा। एट इज़ टाइम, इट इज़ द टाइम यू शुड स्टडी नहीं, यू स्टडीड होगा। ये क्वेश्चन भी एसएससी ने एक बार नहीं बहुत बार पूछा है। जो बच्चे एसएससी का एग्ज़ाम दे चुके हैं या प्रैक्टिस सेट करते हैं प्रीवियस ईयर के, उन्होंने इस तरह का सेंटेंस पढ़ा होगा। तो याद रखना, अगर उसके साथ कहीं टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है तो सेंटेंस सही है, उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ क्लोज तैयार नहीं हुआ है। और अगर इट इज़ टाइम के बाद या इट इज़ द टाइम के बाद कोई क्लोज तैयार हुआ है, तो ये वो बताने की कोशिश कर रहा है कि वो पास्ट स्पेसिफिक टाइम था, और पास्ट स्पेसिफिक टाइम के साथ हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। तो यहीं से रूल तैयार होता है। रूल तैयार क्यों हुआ? क्योंकि ये पास्ट स्पेसिफिक टाइम चाहिए हमें। उम्मीद करता हूँ बात को क्लियर किया होगा आपने।